जितना मैं क्लास में कराऊंगा दैट इज मोर देन इनफ। अगर आप देखोगे तो ये वायरलेस कम्युनिकेशन जो उसने लिख के दिया हुआ है, राइट, वो एक पूरी की पूरी बुक है। तो हमें उतनी बुक की जरूरत नहीं है। उसने वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर, अगर मैं बात करूँ सिलेबस की, सिलेबस आप लोगों के पास सबके होगा। मैं खाली आज वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर रहा हूँ पहले। तो वायरलेस कम्युनिकेशन में उसने वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन में सेलुलर कंसेप्ट, फ्रीक्वेंसी रीयूज, हैंड ऑफ, ये तीन टॉपिक लिखे हुए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक लिखा हुआ है, एवोल्यूशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क 2G टू 5G। राइट, ये दो टॉपिक जो हैं बेसिकली वायरलेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले सेलुलर कंसेप्ट, आज हम लोग ये सेलुलर कंसेप्ट, फ्रीक्वेंसी रीयूज, हैंड ऑफ, ये क्या क्या चीजें होती है इनके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। राइट, कल से फिर अपना इवोल्यूशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क 2G टू 5G की तरफ हम लोग चलेंगे, कैसे कैसे इवोल्यूशन हुई, क्या क्या चीजें। अभी भी ऑडिबल नहीं है भाई? मैसेज कर रहे हैं लोग। हाँ जी, आवाज तो आ रही है ना सबको अब तो? Yes, sir, you are Yes, sir, clearly all audible. good. Go ahead, please. यस। तो ये इवोल्यूशन 2G से लेके 5G तक हम डिस्कस करेंगे। मल्टीपल एक्सिस टेक्निक जैसे एफडीएमए, टीडीएमए, सीडीएमए, ओएफडीएमए, ये मैं कम्युनिकेशन के साथ वहां पे कवर करूंगा, क्योंकि वहीं से आपको ये समझ आएगा जब हम कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कैंडिडेट हैं उनको पता होगा एनालॉग कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन, राइट, ये पूरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आपको एफडीएमए में एनालॉग कम्युनिकेशन के साथ करा दूंगा, टीडीएमए में आपको डिजिटल कम्युनिकेशन में करा दूंगा, सीडीएमए और एफडीएमए में सेलुलर कंसेप्ट के साथ आपके साथ कंप्लीटली डिस्कस यहाँ पे कर दूंगा। ठीक है भाई, चलो, तो ये हमारा रहने वाला है। ठीक है, पेशेंस रखना, सारी चीजें समझ आएंगी, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चीज आपको नहीं समझ आएगी। सारा सिलेबस हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। सेकंड क्लास जो इवनिंग में रहेगी उसमें हम लोग ईडीसी पढ़ाएंगे। दूसरी चीज, यहाँ पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो मोस्ट प्रोबेबली थियोरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे, ये ध्यान रखना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आएंगे तो वन लाइनर आएंगे। ठीक है, ज्यादा अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, ज्यादा घुमाएगा तो वो थ्योरी के अंदर घुमाएगा। तो मोस्ट पार्ट जो है वो ना थियोरेटिकल रहने वाला है। हाँ जी बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, जब आप नहीं बोल रहे हो भाई थोड़ा म्यूट कर लिया करो अपने आप को, तो थोड़ा डिस्टरबेंस होता है, मेरे को लगता है आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। राइट, तो अपने आप को म्यूट कर लिया करो जब आप नहीं बोल रहे हो तो। ठीक, चल, ओके। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। जब भी हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वायरलेस कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? आप नॉर्मली अपने घर में, मतलब अपने आसपास सारे में देखते ही होंगे वायरलेस कम्युनिकेशन, एक टावर है, एक मोबाइल है, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो वायरलेसली कम्युनिकेशन हो रहा है। अब वायरलेसली वो कम्युनिकेशन होता कैसे है? राइट, अगर मैं वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करूं तो ये वायरलेस कम्युनिकेशन होगा कैसे? एक टावर बहुत दूर लगा हुआ है, एक मोबाइल फोन, आप क्या कह सकते हो, उससे काफी दूरी पर क्या कर रहा होता है, ऑपरेट कर रहा होता है। तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो कैसे रहा है, क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड कैसे हैं? सो बेसिकली जब भी हम लोग बात करते हैं कि मोबाइल फोन या मोबाइल फोन जो आपके टावर से कम्युनिकेट करेगा, या आपके टावर जो है वो मोबाइल फोन से कम्युनिकेट करेगा, वो किसके थ्रू कम्युनिकेट करेगा? ईएम वेव की। तो जब भी वायरलेस कम्युनिकेशन की बात होती है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है आपके पास, पहली चीज, दैट इज ईएम वेव। ईएम वेव मींस व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जब भी हम बात करते हैं किसकी, सेलुलर कंसेप्ट की, तो यहाँ पे सबसे पहली बात आती है ईएम वेव की। तो मैं ईएम वेव, देखो जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं उन्होंने ईएम वेव ईएमएफटी के अंदर डिटेल में अपना पढ़ा हुआ होगा, तो इतनी डिटेल यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए। जितनी रिक्वायर्ड है वो बेसिक चीजें मैं थोड़ी सी डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हो क्या रहा है। ठीक है भाई, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है, अब जब आपने +1 +2 किया होगा या अपनी इंजीनियरिंग करी होगी, उसके अंदर आपने दो टर्म जरूर सुनी होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, सुनी होगी। तो जो ईएम वेव है, ईएम वेव जो है इन्हीं दो की हेल्प से बनी होती है। मतलब ईएम वेव के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी रखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी रखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होती है। राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आपस में दोनों क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, और उन दोनों के परपेंडिकुलर जो आपकी वेव ट्रेवल करेंगी। अब जैसे ये टावर है यहाँ पे, ऐसे समझो, ये आपको दिख ही रहा होगा,
हाँ जी, ये जो डायरेक्शन है इसको आप वाई डायरेक्शन ले लो, ये जो एक्स डायरेक्शन है आपके पास, और इसको मैं क्या ले लेता हूँ, जेड डायरेक्शन। ये तीन डायरेक्शन हमें दिख रही है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। तो अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जेड डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, तो वेव जो है मेरी वो वाई डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होगी। राइट, आपको इतना समझने की जरूरत है कि ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। क्या क्या चीजें, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, जिस डायरेक्शन में आपकी वेव ट्रेवल कर रही होगी। तो जब भी हम ईएम वेव की बात करते हैं तो ईएम वेव दो चीजों से मिलकर बनी होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरिएशन कैसे ले रही है, वो वेरी कर रही है इन जेड डायरेक्शन। वेरी करने का मतलब क्या है, अगर आप अगर आप चेक करो एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का किस डायरेक्शन में वेरी हो रहा है, जेड डायरेक्शन में। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड, ये दिख रही है आपको, मैग्नेटिक फील्ड बनाई हुई है, ये मैग्नेटिक फील्ड आपके एक्स डायरेक्शन में वेरी कर रही है। कौन सी वेव है, साइनोसोडल वेव है, जो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, एक्स डायरेक्शन में। बट ये दोनों की दोनों जो वेव है वो ट्रेवल किस डायरेक्शन में कर रही है, वाई डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, वाई डायरेक्शन को। इसको ऐसे समझो, अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे जेड डायरेक्शन में खड़ा हो जाता हूँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़ा हो जाऊं, क्लियर है, जेड डायरेक्शन में आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो गया यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे जैसे ही खड़े हो गए तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है भाई, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो बनेगा वो जेड डायरेक्शन में ऐसे बन रहा होगा ऊपर। वेव से आपको ज्यादा क्लियर नहीं होगा, जो मैं कंसेप्ट यहाँ समझा रहा हूँ इसको ध्यान से सुनना। यहाँ खड़े हैं, ये जेड डायरेक्शन है, ये अपनी एक्स डायरेक्शन है, और ऊपर की तरफ अपनी क्या, सॉरी, वाई डायरेक्शन। ये मैंने वाई डायरेक्शन ली है, ये एक्स डायरेक्शन है, और ऊपर की तरफ अपनी कौन सी डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आप जेड डायरेक्शन में खड़े हो जाओ, खड़े हुए, उस पॉइंट पर जब आप चेक करोगे तो ऊपर की तरफ जो आपकी कौन सी डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आएगा। जो आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आएगा वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा, वाई डायरेक्शन में, ओ सॉरी, एक्स डायरेक्शन में आएगा, एक्स डायरेक्शन में। और वेव जो है वो जेड में जा रही है। वेव मतलब एनर्जी किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, एनर्जी जो है वो जेड डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर आप खड़े हो जाओ, किसी भी पॉइंट पे जेड डायरेक्शन आप स्टैंड करो, तो होगा क्या, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बनेगा वो हमेशा आपका किस डायरेक्शन में बनेगा, उसका एम्पलीट्यूड हर एक पॉइंट पे डिफरेंट है। आप यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो भाई, अगर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यहाँ पे बनाता हूँ, हाँ जी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आप यहां पे बनाते हो, ये ज्यादा ही छोटा हो गया, यस, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आप यहां पे बनाते हो, तो हर एक पॉइंट पे अगर आप देखोगे, इसका एम्पलीट्यूड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का, वो वेरी करते हुए जा रहा है भाई। एम्पलीट्यूड क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है। किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, जेड के साथ। जैसे जैसे आप जेड की वैल्यू को चेंज करोगे तो एम्पलीट्यूड चेंज होगा, बट डायरेक्शन वो हमेशा किस में जाएगा, जेड में, सॉरी, डायरेक्शन वाई के साथ एम्पलीट्यूड चेंज होगा। जब आप वाई में वेरिएशन लोगे तो एम्पलीट्यूड क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। तो जैसे जैसे मैं आगे की तरफ चलूंगा एम्पलीट्यूड चेंज होगा, बट डायरेक्शन हमेशा किस में रहेगा, जेड डायरेक्शन में। ऐसे जब आप किस पे आओगे, इस वाले पे आओगे, ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, इस डायरेक्शन में कौन है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हमेशा किसी भी पॉइंट पे चेक कर लेना, वो वाई डायरेक्शन में आ रहा होगा, बट एम्पलीट्यूड जो है वो यार एक्स डायरेक्शन में आ रहा होगा, बाहर वाली एक्स डायरेक्शन में आ रहा होगा। और जो आपकी वेव है, जो आपका एम्पलीट्यूड है इस वेक्टर का, वो क्या करेगा, वो डीके करेगा किसके साथ, कौन से वाले वाई के साथ, वाई के साथ। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वाई में, एम्पलीट्यूड जो है वो किसका, मैग्नेटिक फील्ड का काम होता है। तो बस ये चीजें याद रखनी है कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मेरी, अगर जेड डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड एक्स में है, तो वेव जो है वो वाई डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। इसी कंसेप्ट में बेस होता है आपका कम्युनिकेशन। राइट, होता क्या है, जो टावर है, ये टावर एक ईएम वेव ट्रांसमिट करता है मोबाइल फोन की तरफ। अब वो ईएम वेव कुछ ना कुछ क्या कैरी करेगी, पावर कैरी, राइट, पावर कैरी करेगी। अब है क्या, एक ईएम वेव यहां से आ रही है। अब दो चीजें सुनना, एक आपने कंसेप्ट सुना होगा इंटरफेरेंस का।
एक ईएम वेव यहां से आई, दूसरी ईएम वेव अगर सेम फ्रीक्वेंसी की आ जाएगी तो ये दोनों आपस में इंटरफेरेंस क्रिएट करेंगे। इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, दोनों आपस में ओवरलैप होगी, राइट, दोनों आपस में ओवरलैप होकर कुछ नया ही सिग्नल बना देगी। इसको बोला जाता है इंटरफेरेंस, जिसको हम आगे चलकर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो इसीलिए ईएम वेव को आपको डिटेल में समझना जरूरी था, राइट। ईएम वेव जो है बेसिकली एक रिलेशन को फॉलो करता है, v इज इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा। यहां पे जो v है, v को बोला जाता है फेज वेलोसिटी। देखो जब हम जनरली बात करते हैं, जो ईएम वेव है, ईएम वेव लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है फ्री स्पेस के अंदर, राइट। जैसे हमारे एयर है, एयर को हम लोग फ्री स्पेस मानते हैं, तो जो आपकी ईएम वेव है, जो आपका टावर सेंड करेगा, वो ईएम वेव जो है वो बेसिकली किस स्पीड से ट्रेवल करेगी, स्पीड ऑफ लाइट से। एंड एफ क्या है, बेसिकली वी जो है वो फेज वेलोसिटी है। अब ईएम वेव जरूरी नहीं है आपका फ्री स्पेस में ट्रेवल कर रही हो, किसी अगर दूसरे मीडियम में भी ट्रेवल कर रही होगी तो उसकी फेज वेलोसिटी चेंज हो जाती है। जो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा डाइलेक्ट्रिक के बारे में, मतलब उसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बट ये फेज वेलोसिटी है, या फिर इसको कह सकते हो वेलोसिटी जिसकी हेल्प, मतलब जिस स्पीड से आपकी ईएम वेव किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही होगी। तो ये जो वेलोसिटी है, ये दो का प्रोडक्ट होती है, क्या, फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा क्या होती है भाई, वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का क्या होती है, प्रोडक्ट होती है। अब होगा क्या, बेसिकली फ्रीक्वेंसी जो है, ये जो फ्रीक्वेंसी एफ लिखी है, ये हमेशा सोर्स की प्रॉपर्टी होती है। मतलब जो सोर्स ईएम वेव को जनरेट कर रहा होगा, वो कितनी फ्रीक्वेंसी से जनरेट कर रहा है, उस सोर्स की प्रॉपर्टी है, न कि मीडियम की प्रॉपर्टी। इट मींस फ्रीक्वेंसी, चाहे आप किसी भी मीडियम में चले जाओ, फ्रीक्वेंसी कभी भी किसी ईएम वेव की चेंज नहीं होगी। यहां तक कि लाइट और किसी भी ऑब्जेक्ट की जो जो प्रॉपर्टी किसकी है, सोर्स की प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी मीडियम के अंदर चेंज नहीं होती। तो फ्रीक्वेंसी फेज से हो जाती है, अगर आपकी स्पीड चेंज करेगी तो वेवलेंथ स्पीड के साथ साथ चेंज करती है। बट हमने उस डेप्थ में नहीं जाना है, फिर से वही चीज बोल रहा हूं, ये कैसे वेरिएशन लेता है। मेन मोटिव ये बताने का होता है कि ईएम वेव के अंदर फर्दर दो चीजें आ गई हैं, एक फ्रीक्वेंसी आई, एक वेवलेंथ आई, राइट। तो अब ईएम वेव जो है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो आप जीरो फ्रीक्वेंसी से लेके इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी की ईएम वेव जो है वो जनरेट कर सकते हो। हम आइडियल केस एज्यूम करके चल रहे हैं, प्रैक्टिकली आप जीरो से लेके इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी की ईएम वेव जनरेट नहीं कर सकते। तो अब क्या है, बेसिकली एक टर्म आती है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या कहलाती है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि यार, जो मैंने अभी पीछे बताया आपको कि ईएम वेव है जो जनरेट हुई है, राइट, जनरेट हुई, तो उसकी एक प्रॉपर्टी क्या आई, फ्रीक्वेंसी आई। अब जो भी ईएम वेव आप जनरेट करोगे, वो ईएम वेव आप जीरो फ्रीक्वेंसी से लेके इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी तक कोई भी फ्रीक्वेंसी की वेव जनरेट कर सकते हो, राइट। अब क्या हुआ, अब हमने क्या किया, जो स्पेक्ट्रम है अपने पास, जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, उसको डिवाइड किया हुआ है। 0 हर्ट्ज से लेके कहां तक, वैसे तो इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसीज तक होता है, बट इनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, राइट। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहली जो फील्ड आती है, 0 से लेके 50 हर्ट्ज तक, 0 से लेके 50 हर्ट्ज तक, ये कहां पे यूज की जाती है, देखो जब 0 से लेके 50 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, ये बेसिकली आपकी स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आती है, या इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो हम स्टैटिक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं, जो आपकी परमानेंट मैग्नेट जनरेट करेगी या डीसी करंट जनरेट करेगी, राइट। जो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, जो आपकी परमानेंट मैग्नेट जनरेट करेगी या डीसी करंट जनरेट करती है, वो फ्रीक्वेंसी जो है किस रेंज में लाई करेगी, 0 से 50। तो पहली फ्रीक्वेंसी रेंज जो है स्टैटिक मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। आपने देखा होगा 50 पे हम लोग क्या यूज करते हैं, जनरली 50-60 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसीज कहां पे यूज की जाती है, घरों में यूज की जाती है, जहां पे हम लोग अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, हाँ जी, अल्टरनेटिंग करंट जो जनरेट किया जाता है, तो ये फ्रीक्वेंसी पावर ट्रांसमिशन के लिए, हेयर, मतलब घरों के लिए ही बेसिकली यूज की जाती है। इसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रीक्वेंसी रेंज आएगी, जो हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज। यही हमारा मेन टारगेट होती है, इसी के अंदर हम लोग रेडियो कम्युनिकेशन को करते हैं, राइट।
तो सबसे पहले जो अपनी फ्रीक्वेंसी रेंज है 3 गीगाहर्ट्ज से लेकर सर्टेन फ्रीक्वेंसी तक, ये टीवी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज की जाती है। फिर जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी रेंज है वो मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाएगी। एंड नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट फ्रीक्वेंसीज के लिए, सॉरी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए, सैटेलाइट्स के लिए यूज की जाती है। तो जो अपनी कंसिडरेशन वाली है, जो हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, वो कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज है, वो यही फ्रीक्वेंसी रेंज है 3 किलोहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज। 3 किलोहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज की ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, यही हम लोग यूज करते हैं, राइट। तो इसके बाद अपने पास कौन सी रेंज आती है आगे, विजिबल लाइट, सनलाइट की जो फ्रीक्वेंसी रेंज आएगी, अल्ट्रावायलेट लाइट, एक्सरे, रेडियो एक्टिव सोर्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट यूजेस के लिए यूज की जाती है। इसमें कोई डाउट हो तो अभी पूछो, मैं डिटेल में वापस से डिस्कस कर दूंगा, किसी को कोई भी डाउट हो। No, sir. All good. यस, एनीवन एल्स? किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछो भाई। सर ये ईएम वेव्स वाला एक बार फिर से ना सम अप कर देना। ईएम वेव का देखो, ईएम वेव बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, आपको बस उसमें इतना याद रखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दो चीजों से मिलकर बनी होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरी एक्स डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, तो वेव जेड डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड के, एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कंबाइंड होकर दोनों परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन की। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि ईएम वेव्स क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा कि यार ये टावर लगा हुआ है, एक मोबाइल स्टेशन है, ये दोनों आपस में विदाउट वायर कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो होता क्या है, वो जो टावर है वो एक ईएम वेव सेंड करता है इस मोबाइल स्टेशन की तरफ, और ईएम वेव हमेशा कोई ना कोई एनर्जी कैरी करेगी, तो वो एनर्जी ट्रांसमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव। हाँ जी, तो यहां से एक पावर ट्रांसमिट होगी जो आपका मोबाइल फोन रिसीव करेगा। अब ये जो ईएम वेव है, इनको जनरेट करने का काम कौन करता है, एंटीना। एंटीना भी हम लोग बेसिक एंटीनास के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, राइट। एंटीना का मेन काम क्या है, ईएम वेव को जनरेट करना, और वो ईएम वेव जो जनरेट हुई उन ईएम वेव को फिर क्या करता है, वो ट्रांसमिट, राइट। एंड इस साइड में आपका मोबाइल फोन होता है, मोबाइल फोन के अंदर भी एक एंटीना लगा होता है, तो एंटीना दोनों काम करता है, ट्रांसमिशन का काम भी करता है, रिसीविंग का काम भी करता है ईएम वेव्स। ये था इसके बारे में, और कुछ जानना है तो बताओ, कोई स्पेसिफिक पॉइंट। मोस्टली हमें जो पार्ट पढ़ना है वो हमें रेडियो फ्रीक्वेंसी पे फोकस करना है, ये जो आगे हाँ जी, फर्दर है। हाँ जी, हाँ जी, उनके बारे में हमें कोई मतलब नहीं है, इसीलिए मैंने इस फ्रीक्वेंसी रेंज को स्पेसिफाई कर दिया। रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज नाम इसका इसलिए दे गया, रेडियो फ्रीक्वेंसी। भाई हम लोग जो है, जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, नॉर्मल कम्युनिकेशन की, जिसमें आपने एएम पढ़ा होगा, एफएम पढ़ा होगा। एफएम रेडियो स्टेशन कहाँ से कहाँ होता है भाई, क्या फ्रीक्वेंसी होती है उसकी, 88 मेगाहर्ट्ज से लेके, हाँ जी, 88 से लेके 109 तक होती है ना। तो वो मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज वो भी इसी के अंदर लाई करेगी। तो हर एक जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, टीवी कम्युनिकेशन हो गया, रेडियो कम्युनिकेशन हो गया, या फिर आपका मोबाइल कम्युनिकेशन हो गया, वो सारा का सारा इसी फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर किया जाता है, 3 गीगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज तक। ये मेरे पास, सॉरी 3 किलोहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक, ये फ्रीक्वेंसी रेंज मेरे पास अवेलेबल है फॉर रेडियो कम्युनिकेशन। एनीथिंग एल्स? हाँ जी, और कुछ जानना है तो बताओ। क्लियर, चलें आगे। Yes, sir. यस सर। अब मेन चीज आई रेडियो वेव्स के बारे में। तो रेडियो वेव की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो हमें पता चल गई यार, कहां से कहां होती है, 3 किलोहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज तक। ये वाला स्पेक्ट्रम अपने पास अवेलेबल है, ये वाला पोर्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, जिसके अंदर आप अपना रेडियो कम्युनिकेशन जो है वो यूज कर सकते हो। हाँ जी, अब आपके माइंड में एक चीज नहीं आई कि यार ये फ्रीक्वेंसी रेंज तो अवेलेबल है ना, ये फ्रीक्वेंसी रेंज तो मेरे पास अवेलेबल है,
मैं तो इजीली यूज कर सकता हूँ। कोई भी बंदा है इस फ्रीक्वेंसी रेंज में उठाए और ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर दे, भाई कर सकते हैं ऐसा? नो सर, क्यों नहीं कर सकते? हाँ जी ये राशिद जी। ऑलरेडी एलोकेट हो गई होगी, ये हेलो, ऑलरेडी एलोकेट हुई होती है। एलोकेट नहीं होती। एलोकेट मतलब? जैसे सर ये एफएम के लिए हमें 88109 है, तो कोई और उसको किसने यूज नहीं किया कर यार? ये कोई तो आदमी होगा ना, कोई तो बंदा होगा जिसने डिसाइड किया होगा ये इसके लिए यूज करो, ये इसके लिए यूज करो, वो इसके लिए यूज करो, है ना? हुआ क्या था इनिशियली, हर एक कंट्री जब पहले इंडिपेंडेंटली काम कर रही थी तो सब हर एक अपनी फ्रीक्वेंसी रेंज अलग यूज करती थी, अलग काम के लिए अलग यूज करते थे, है ना? तो फिर एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई गई, आईटीयू, इंटरनेशनल कुछ ऐसा करके नाम है, आईटीयू नाम, फुल फॉर्म, हाँ, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ठीक है भाई। ऐसा नहीं होता जैसे 3 किलोहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक है, आप इसको यूज नहीं कर सकते, आप इसको यूज कर सकते हो, राइट? अब ये क्या है, ये गवर्नमेंट के पास उसका एक एसेट बन गया, उसके पास एक रिसोर्स हो गया गवर्नमेंट के पास, है ना? हुआ क्या, जैसे फ्रीक्वेंसी रेंज अवेलेबल है तो एक तरह का नेचुरल रिसोर्स ही अपने पास ना ये। हाँ भाई, क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है जो अवेलेबल है, किसने दिया? हमें नेचर ने दिया हुआ है। या सारी फ्रीक्वेंसी रेंज आप यूज कर सकते हो। अब ये रिसोर्स मेरे पास, ये नेचुरल रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है, 3 किलोहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी रेंज अवेलेबल है। इसको कोई भी बंदा पहले इनिशियली यूज कर सकता था, बट अगर मैं मान लो मैं 3 किलोहर्ट्ज या 4 किलोहर्ट्ज पे अपनी फ्रीक्वेंसी रेंज को यूज करके अपना सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा हूँ, एक दूसरा बंदा भी इधर से साइड से खड़ा हो गया, वो कहता है मैं भी इसी में ट्रांसमिट करूंगा, है ना? तो होगा क्या, जब दोनों बंदे सेम फ्रीक्वेंसी में ट्रांसमिट करते हैं, मेरा सिग्नल और उसका सिग्नल ओवरलैप करना स्टार्ट करेगा, अगर हम सेम फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट करेंगे, राइट? मैं और उसका सिग्नल क्या होना स्टार्ट होगा भाई, ओवरलैप करना स्टार्ट करेगा। तो ना मेरी मेरी सिग्नल ट्रांसमिट हो पाएगी, ना उसका सिग्नल ट्रांसमिट हो पाएगा। क्लियर हुई बात? तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इसको बेचना स्टार्ट किया, स्पेक्ट्रम को। कैसे? कि सबसे पहले अपने पास कौन सा बैंड आएगा, एएम बैंड आएगा, फिर एफएम बैंड आएगा, फिर मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए एक स्पेसिफिक बैंड अलोकेट कर दिया कि यार ये फ्रीक्वेंसी बैंड है जो आप मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए यूज करोगे, है ना? ये फ्रीक्वेंसी बैंड है जो हम माइक्रोवेव, जैसे 1.2 या 2.1 कुछ ऐसा गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हम माइक्रोवेव ओवन्स में यूज करते हैं। आपने ये नहीं सोचा कि यार इतनी फ्रीक्वेंसी क्यों यूज करते, कोई दूसरी फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं यूज करते, 5 गीगाहर्ट्ज क्यों नहीं यूज करते, 10 गीगाहर्ट्ज क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखी है कि भाई माइक्रोवेव ओवन के लिए आप यही फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हो। जब भी कोई कंपनी माइक्रोवेव ओवन डिजाइन करेगी तो वो केवल उसी फ्रीक्वेंसी पे डिजाइन करेगी। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी पे चले जाओगे, 5 गीगाहर्ट्ज पे चले जाओगे या 10 गीगाहर्ट्ज पे चले जाओगे, आपका माइक्रोवेव ओवन जो है वो वर्क नहीं करेगा। वो वर्क करता है, राइट? माइक्रोवेव ओवन जो है उस फ्रीक्वेंसी पे भी वर्क करेगा। बट गवर्नमेंट ने क्या किया कि यार ये फ्रीक्वेंसी हम माइक्रोवेव ओवन को दे देते हैं। अगर वो मान लो माइक्रोवेव ओवन को वो फ्रीक्वेंसी दे देते जो हम लोग 3G या 4G या 5G में यूज करते हैं, अब जैसे ही हम उसके पास अपना फोन लेके जाते हैं, वो तो उसको क्या करना स्टार्ट कर देता है, वो सिग्नल को रिसीव करना स्टार्ट कर देता है जो माइक्रोवेव ओवन आपका क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, राइट? तो ये सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए, ताकि एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस क्रिएट ना करे। अब मान लो इसी का एक और एग्जांपल से समझो। अब हमने मिलिट्री यूजेस के लिए एक क्या किया, एक बैंड अलोकेट किया हुआ। अगर ये बैंड अलोकेट नहीं करते, मान लो मिलिट्री यूजेस के लिए मैं भी ट्रांसमिट कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसी पे, उसी पे मिलिट्री कर रही है तो इंटरफेरेंस क्रिएट कर देगी। बहुत सारी दिक्कतें थी। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको स्पेक्ट्रम को स्पेसिफाई कर दिया। गवर्नमेंट कह लो या फिर आईटीयू कह लो। आईटीयू क्या है, इंटरनेशनल बॉडी है जिसने स्पेसिफाई कर दिया कि कौन सी फ्रीक्वेंसी किस काम के लिए यूज की जाएगी, राइट? जो हमारी सबसे कम वाली फ्रीक्वेंसी है 3 किलोहर्ट्ज से लेके 30 किलोहर्ट्ज तक, ये बेसिकली मरीन टाइम रेडियो नेविगेशन के लिए यूज की जाती है। इसको वेरी लो फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। क्लियर हुई बात? तो बेसिकली इसी वजह से फ्रीक्वेंसी हमें स्पेसिफाई करनी पड़ी कि यार ये फ्रीक्वेंसी जो है इस स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज की जाएगी, राइट? नेक्स्ट जो है आपके पास कौन सी फ्रीक्वेंसी है भाई, 30 से लेके 30 किलोहर्ट्ज तक की, राइट? ये दोनों सेम सेम लिख दिए, ये कुछ और होगा, रेडियो नेविगेशन के लिए यूज होती है, राइट? नेक्स्ट जो है वो 300 से लेके 3 मेगाहर्ट्ज तक। ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रीक्वेंसी रेंज होती है एएम रेडियो
ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज की जाती है। फिर 3 मेगाहर्ट्ज से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को शॉर्ट वेव रेडियोस के लिए यूज किया जाता है। फिर 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज तक वेरी हाई फ्रीक्वेंसी टेलीविजन एंड एफएम रेडियो के लिए हम लोग यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट अपने पास जो 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 3 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी है, ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसी टेलीविजन, मोबाइल फोन, जीपीएस, वाईफाई, 4G में यूज की जाती है। इसके बाद जो 3 गीगाहर्ट्ज से लेकर 30 गीगाहर्ट्ज तक है, ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन और वाईफाई। एंड अगले वाली जो है अपने पास रेडियो एस्ट्रोनॉमी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इन सारे पार्ट्स के लिए यूज की जाती है। तो ये आईटीयू ने डिसाइड किया है। आईटीयू कौन है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, राइट? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, उसने डिसाइड किया कि ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं स्पेसिफिकली किस काम के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी आपने यूज करनी है। ठीक है भाई। एंड इसने क्या किया, पूरे फ्रीक्वेंसी बैंड्स को 12 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला है एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी। एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो 3 से लेकर 30 हर्ट्ज तक आती है। इसकी जब वेवलेंथ निकालोगे तो वो किलोमीटर्स में आएगी। फिर सुपर लो फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी रेंज एक बार ये देख लेना, सारी की सारी फ्रीक्वेंसी, सबके नेम यहाँ पे लिखे हुए हैं, कहां से कहां तक क्या होती है, राइट? दिस इज द फ्रीक्वेंसी बैंड एंड फ्रीक्वेंसी रेंज क्या क्या उनकी होती है। कोई डाउट है इसमें तो इसको एक बार देख लेना, ये नोट्स में अपलोड करवा दूंगा, इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बट ये है कि कई बार आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज वो पूछ लेगा कहां से कहां तक होती है। अल्ट्रा हाई, सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी, ट्रेमेंडियसली हाई फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे इसने पूरी पूरी फ्रीक्वेंसी रेंजेस को डिवाइड किया हुआ इन 12 पार्ट्स। तो ये है अपना बेसिक कंसेप्ट जो आपको आइडिया होना चाहिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे मोबाइल कम्युनिकेशन सेलुलर कंसेप्ट की तरफ। हाँ जी, इसमें कोई डाउट हो तो पूछो कहीं पे। सर जो आरएफ क्रॉस टॉक होता है वो इंटरफेरेंस से रिलेटेड होता है क्या? हाँ जी, क्रॉस टॉक की बात कर रहे हैं ना आप? यस। हाँ जी, क्रॉस टॉक ऐसे होता है कि मान लो मैं भी सेंड कर रहा हूँ उसी पे और कोई दूसरा बंदा भी सेम फ्रीक्वेंसी पे सेंड करने लगे, तो हमारे दोनों की वो जो चैनल है वो मिक्स होकर मुझे उसकी आवाज सुनाई देने लगेगी, उसको मेरी सुनाई देने लगेगी। तो क्रॉस टॉक में बेसिकली उसी की वजह से होता है, इंटरफेरेंस की वजह से। बाकी आगे चल के 2G में 3G में हम लोग डिटेल डिस्कशन उसके रिगार्डिंग करेंगे क्या होता है। ठीक है, और कोई डाउट? नो सर। किसी और का कोई डाउट हो इससे रिलेटेड पूछो एक बार। डन, चले आगे। यस सर। ठीक है, चलो। नेक्स्ट बात आती है भाई सेलुलर कंसेप्ट की। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, बट जो ये फ्रीक्वेंसीज है इसमें सभी लर्न करनी है या फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट होती है जो कि मतलब हाईलाइटेड रहेगी? रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, ठीक है, अग्रिम। ठीक है। बाकी और कोई याद नहीं रखने की जरूरत है, बट रेडियो फ्रीक्वेंसी में उनका कौन सी यूज किसके लिए होती है वो जरूर याद कर लेंगे एक बार। ठीक है, कौन सी हम लोग एफएम के लिए यूज करते हैं, कौन सी एएम के लिए यूज करते हैं, टीवी के लिए कौन सी यूज करते हैं, तो वो सारी फ्रीक्वेंसी रेंज याद कर लेना। बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा मेन मोटिव जो है वो उन फ्रीक्वेंसी रेंज के साथ ही डील करने का है। ठीक है, चलो। नेक्स्ट थिंग आती है सेलुलर कंसेप्ट। चलो, जिसने पढ़ा पहले ये बताओ क्या होता है सेलुलर कंसेप्ट। पढ़ा है किसी ने या पहली बार देख रहे हो? अच्छा, सीएससी वाले कितने हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कितने हैं, पहले मेरे को ये बताओ, फिर करेंगे इसको सर डिस्कस। आई एम फ्रॉम सीएसई। सीएससी। CSC, sir. सीएससी सर। सीएससी के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लिख रहे हैं मेरे को।
ईसी के भी हैं कुछ? इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएससी, सीएस के ज्यादा है ना, सीएस वालों की क्वांटिटी ज्यादा है। देखो भाई सीएस के जितने भी हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट थोड़ा सा ये वाला तो चलो फिर भी मतलब कंसेप्चुअल थिंग्स हैं यहाँ पे बहुत सारी, जो आपको इजीली क्लियर होती चली जाएंगी जैसे मैं समझा रहा हूँ। ये थोड़ा आपका कंप्यूटर नेटवर्क से भी रिलेट होगा, जो हम कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ते थे थोड़ा उससे भी रिलेट होगा, ठीक है। बट आगे चल के जब हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें ASK, FSK, PSK, उन सब के बारे में डिस्कशन होगा, तो वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल ना होगा, थोड़ा मैथमेटिकल वे में थोड़ा ज्यादा जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले थोड़ा, हमारी डिग्री में सर। हाँ जी, पढ़ा हुआ है। यस सर, एक सेमेस्टर में था कम्युनिकेशन सिस्टम्स, तो हाँ सर, उसमें 5th से में पढ़ा था थोड़ा। थोड़ा पढ़ा हुआ है ना, फिर बढ़िया है, फिर तो हो जाएगा Yes, sir. काम, ठीक सर है। ये सेलुलर ये जो सेलुलर वाला पार्ट है ना, ये हमने DCCN में पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत सर, बट ठीक याद है, नहीं है ठीक सर, बहुत ठीक पहले है। पढ़ा है सर। तो इसीलिए मैंने पहले यही स्टार्ट किया वायरलेस वाला, जो आपसे रिलेट करेगा कि हम्म, मीनवाइल आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में सिग्नल और वो वाला पार्ट मिल जाएगा, तो फिर मैं ये स्टार्ट करूंगा, है ना। बिल्कुल। हम्म, मैं थैंक यू इसीलिए सर। वो स्टार्ट ही नहीं किया है साथ में, मुझे पता था कि वहां पर थोड़ा दिक्कत होगी, तो सिग्नल और मैथ थोड़ा कवर हो जाएगा, फिर मैं उसको हम्म, स्टार्ट करूंगा। ये थोड़ा कंसेप्ट दूसरे हैं तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। जी सर। चलो आते सेलुलर कंसेप्ट की तरफ। राइट, जब हम बात करते हैं सेलुलर कंसेप्ट की, अब है क्या भाई, ऐसे समझो इसको। मान लो एक मैंने टावर लगा दिया यहाँ, ये एक टावर है। अब ये जो टावर है ये पावर को ट्रांसमिट कर रहा है ना। हम ऐसे मान के चल रहे हैं ये जो टावर है ये हर एक डायरेक्शन में पावर ट्रांसमिट कर सकता है। अब ये जो टावर है ये इस डायरेक्शन में भी ट्रांसमिट कर रहा है, इधर भी ट्रांसमिट कर रहा है, चारों डायरेक्शन में ट्रांसमिट कर रहा होगा, ठीक। अब ये जो टावर है मान लो 50 या 100 किलोमीटर का एरिया कवर कर रहा है, तो अगर मुझे 50 किलोमीटर तक इसकी सिग्नल की पावर को ट्रांसमिट करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, लार्ज पावर ट्रांसमिट करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। ध्यान से सुन लेना इस चीज को। अब यहाँ पे खड़े हो, अगर मुझे यहाँ से मान लो 100 मीटर तक डिस्टेंस तक कोई सिग्नल को सेंड करना है, तो उसमें कम पावर देनी पड़ेगी। अब एक सिग्नल को 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर तक भेजना है, मुझे पावर क्या देनी पड़ेगी भाई, ज्यादा देनी पड़ेगी, राइट। दूसरी चीज, यहां पे मान लो अभी ये 50 या 100 किलोमीटर का एरिया कवर कर रहा है, 100 किलोमीटर तक का एरिया कवर कर रहा है, होगा क्या भाई, अगर यहाँ पे अभी 2200 यूजर है, तो इस सिंगल टावर को, या 22,000 यूजर है, इस सिंगल टावर को 22,000 यूजर्स को हैंडल करना है एट ए टाइम। जितना बड़ा एरिया होगा, अगर मेरा एरिया बहुत बड़ा है, ध्यान से सुनना, एरिया बहुत बड़ा है, तो इस टावर पे वर्कलोड बहुत ज्यादा होगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगी, ये जो टावर है, सिंगल टावर जो आपने लगाया हुआ है, ये लार्ज एरिया कवर कर रहा है, इसको पावर भी क्या करनी पड़ेगी भाई, ज्यादा ट्रांसमिट करनी पड़ेगी। ये चीज ध्यान रखना, जितनी ज्यादा पावर ये ट्रांसमिट करेगा उतनी आपके लिए हार्मफुल है। जो ईएम वेव है ये हमारी हेल्थ पे अच्छा असर नहीं डालती है, इन्वायरमेंट पे अच्छा असर नहीं डालती है। आपको एक केस बताता हूँ। हुआ क्या है कि जब एक IIT उसके मुंबई के प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने एक रिसर्च करी, एक बिल्डिंग थी मुंबई के अंदर, उस बिल्डिंग के जस्ट सामने एक टावर, मतलब टावर लगा हुआ था किसी बिल्डिंग की छत पे, और वो एक 33 फ्लोर के पैरेलल था ऐसे, राइट। यहाँ पर टावर लगा हुआ है, 33rd फ्लोर कह लो आप, 33वां फ्लोर था, उसके बिल्कुल सामने लगा हुआ था। अब वो जो टावर है वो सारे सिग्नल अपने ट्रांसमिट कर रहा है ऐसे चारों तरफ, ये बिल्डिंग है, तो उसमें क्या पाया गया, जो 33 फ्लोर है उस पर रहने वाले जितने लोग थे उसमें से 80% को कैंसर हुआ है, सेकंड कैंसर 80%। सर, हाँ जी, सेकंड कैंसर होता है बिकॉज सर हाँ, ये रेडिएशन क्रिएट करता है वहां पे। रेडिएशन तो है ना, हाई फ्रिक्वेंसी जी पे जी, सिग्नल को बिल्कुल। ट्रांसमिट कर रहा है। अब अंडरस्टूड सर। ये बहुत हार्मफुल है आपके लिए। आप बिल्कुल। अगर रात को सो रहे हो ना, आपका मोबाइल फोन आपने अपने पास में रखा हुआ है, तो आपके ब्रेन सिग्नल को डैमेज कर रहा है वो हर टाइम के लिए। कोशिश करो एटलीस्ट रात के टाइम अपना फोन आपसे कम से कम, नहीं तो 10 से 15 मीटर दूर अपने अपने आप से रखो उसको। ये बहुत ही हार्मफुल चीज है, इतने जितने इसके बेनिफिट है उससे ज्यादा इसके नुकसान है आपकी हेल्थ को लेके।
आप मानोगे नहीं, एक और दूसरी रिसर्च थी, उसके अंदर क्या किया था, टावर लगा हुआ है, उसके आसपास पेड़ थे काफी ऊंचे ऊंचे, 1 साल के अंदर अंदर वो सारे पेड़ खत्म हो गए थे बिल्कुल आसपास के। तो इतनी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इसका इन्वायरमेंट पे। अब हम क्या कह रहे हैं यार, एक 100 किलोमीटर एरिया कवर कर रहा है, बीच में एक टावर लगा हुआ है, तो टावर तो बहुत ज्यादा पावर ट्रांसमिट कर रहा होगा, तो वो आपकी हेल्थ को भी खराब करेगा, इन्वायरमेंट को भी खराब करेगा। दूसरी चीज उसके ऊपर क्या दिक्कत आ गई भाई, उसको यूजर भी ज्यादा हैंडल करने हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी अगर मैं एक बड़ा टावर लगा देता हूँ, राइट। फिर क्या किया, अब हमने इस पूरे ज्योग्राफिकल एरिया को स्मॉल स्मॉल सेल्स में डिवाइड करना स्टार्ट किया। यहां से कंसेप्ट आता है सेलुलर कंसेप्ट। सेलुलर मतलब सेलुलर नेटवर्क, सेलुलर मतलब हमने पूरा का पूरा जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसको स्मॉल स्मॉल सेल्स के अंदर डिवाइड किया, ताकि अब ये जो इतना बड़ा एरिया था इसको मैं डिवाइड कर देता हूं, ऐसे दिख लेते हैं, फिगर शायद बनी होगी इसमें, ये बाद में आएंगे। देखो ये ऐसे पूरे ज्योग्राफिकल एरिया को हम सेल्स में डिवाइड करते हैं, ऐसे छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड कर देते हैं। अब छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड करे हुए हैं, यहाँ पे एक टावर लगा होगा, 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 यहाँ एक टावर, यहाँ पे एक टावर, यहाँ पे एक टावर। जो काम अभी आपका सिंगल टावर कर रहा था, वो काम अब 50 स्मॉल स्मॉल टावर्स आपने उसके आसपास, मतलब उस बड़े को हटा दिया, 50 टावर्स वहां पे लगा दिए। अब क्या होगा, अब जब 50 टावर लगा दिए तो जो जो एरिया 100 किलोमीटर का एक टावर कवर कर रहा था, अब 50 आ गया, तो हर एक के हिस्से में अराउंड 2 किलोमीटर का एरिया आएगा। तो उसको क्या ज्यादा डिस्टेंस या ज्यादा पावर ट्रांसमिट करने की जरूरत पड़ेगी? हाँ भाई, क्या उसको ज्यादा पावर ट्रांसमिट करने की जरूरत पड़ेगी एक को अगर हम बात करें? नहीं सर, बहुत कम कंपेरेटिवली। बहुत, हाँ, कंपेरेटिवली प्रीवियस केस के कंपेरेटिवली क्या करनी पड़ेगी उसको, बहुत कम पावर ट्रांसमिट करनी पड़ेगी। तो अब फायदा हो गया यार हमारे लिए, तो हमारी हेल्थ पे भी फर्क पड़ना कम हो गया, है ना। हेल्थ पे नहीं, इन्वायरमेंट पर असर कम होगा। अब जो ट्रैफिक, ऐसे समझो जो 2200 लोग थे, जो सिंगल टावर हैंडल कर रहा था, उसका बेस स्टेशन होता है उसके साथ में जुड़ी हुई यूनिट, अब वो पूरे 100 किलोमीटर का एरिया वो सिंगल टावर 22,000 किसको, यूजर्स को हैंडल कर रहा था। अब उसके अंदर कितने आ गए यार, मान लो 50 टावर हमने लगा दिए, तो ऑब्वियस सी बात है हर एक टावर पे जो जो बड़े टावर का ट्रैफिक है वो सब पे डिवाइड हो जाएगा, और हमारा जो है इफिशिएंट कम्युनिकेशन जो है, पावर एफिशिएंसी, बहुत सारी चीजें जो है वो इम्प्रूव हो जाएंगी, राइट। इज दैट क्लियर? सेलुलर कंसेप्ट क्या है, हम सेल्स में क्यों डिवाइड कर रहे हैं पूरे के पूरे नेटवर्क को? अगर इसमें डाउट हो तो पूछो भाई, मैं रिपीट कर दूंगा। हाँ जी, क्लियर है सर। किसी को डाउट हो? क्लियर है सर। No, sir, all good. क्लियर सर। राइट। सर हेक्सागोनल सेल्स में ही क्यों हम डिवाइड करते हैं? किसमें? हेक्सागोनल सेल में आ रहा हूँ, उस पर तो आगे आऊंगा, अभी क्यों करते हैं हेक्सागोनल वो भी डिस्कस करेंगे, चल। ठीक है भाई। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सेलुलर कंसेप्ट की जो बैकबोन है हमारे पास, ये कह सकते हो, जो इश्यूज टैकल करती है, एक तो सिस्टम की कैपेसिटी इंप्रूव हो जाएगी, क्वालिटी ऑफ सर्विस, स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी एंड पावर मैनेजमेंट जो है, ये जो चीजें हैं ये हमारी इंप्रूव हो जाएंगी अगर हम सेलुलर कंसेप्ट को अडॉप्ट कर लेते हैं। क्लियर है बात? चलो, अब आते हैं हम सेल के बारे में। सेल क्या होता क्या है? हाँ जी, सेल क्या होगा, अगर आपको ध्यान मतलब बताना हो, किसी को सेल को समझाना हो, तो क्या होगा एक सेल? हाँ जी, क्या होगा एक सेल? हाँ जी, क्या होगा सेल, कोई आइडिया है?
वो एरिया जिसको एक टावर मतलब कवर करेगा। कवर करेगा। कैसे डिसाइड करोगे कि एक टावर कितना एरिया कवर करेगा? ऐसा भी तो कुछ होगा ना यार। मैं कैसे बताऊंगा कि एक टावर जो वो कितना एरिया कवर करेगा? हाँ जी प्राची जी। नो आइडिया सर। देखो ऐसे समझते हैं, आपने अपने मोबाइल फोन को देखा होगा। मोबाइल फोन में जैसे आप यूज कर रहे होते हो या अपने घर के किसी कोने में चले जाओ, कई बार सिग्नल स्ट्रेंथ एकदम से ड्रॉप हो जाती है। देखा होगा सिग्नल स्ट्रेंथ ड्रॉप हुई तो होता क्या है, एक ना थ्रेशोल्ड होता है, थ्रेशोल्ड पावर लेवल होता है। मतलब आपका मोबाइल फोन इतनी थ्रेशोल्ड तक, मान लो जैसे 4 dB, डीबी में पावर को मेजर करते हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे। 4 dB या 1 dB या -9 dB ऐसे कुछ एक थ्रेशोल्ड डिसाइड होती है। या ऐसे समझो कि 10 मिलीवोल्ट पावर तक आपका फोन को अगर मिल रही होगी टावर से, तब तक ही वो उसको डिटेक्ट कर सकता है, उसके बाद वो उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। एक थ्रेशोल्ड होती है हर एक फोन की, राइट। अब वो ज्योग्राफिकल एरिया, मैं टावर की बात कर रहा हूँ, टावर जहां पे आपने सेंटर में लगाया होता है, तो उसके आसपास का एक एरिया जिसको हम सेल बोलते हैं, सेल का मतलब जितना एरिया वो कवर कर रहा है। अब ये कैसे डिसाइड होगा कितना एरिया वो कवर कर रहा है? आप अपने मोबाइल फोन की एक थ्रेशोल्ड पावर मैंने बता दी कि इसकी थ्रेशोल्ड पावर इतनी होती है कि भाई इससे ज्यादा पावर इसको मिलेगी तभी काम करेगा, इससे नीचे पावर चली जाएगी ये काम नहीं करेगा। तो ये जो टावर है ये तो कंटिन्यूअसली ट्रांसमिट कर रहा है, तो जहां तक आपका मोबाइल फोन जो पावर रिसीव करेगा वो उस थ्रेशोल्ड से ज्यादा रहेगी, वो कवरेज एरिया क्या कहलाएगा? आपका सेल। समझ में आया? रिपीट करूं? क्लियर। सर एक बार रिपीट कर दो। रिपीट करना है, ठीक है। ऐसे समझो जो आपका मोबाइल फोन है वो कितनी पावर रिसीव कर सकता है, एक मिनिमम लेवल होता है पावर का जितनी वो रिसीव कर सकता है। आपका ये टावर है भाई, यहाँ ऐसे समझो ये टावर है। आप इस टावर से दूर जाना स्टार्ट किया, आपने दूर जाते रहे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब पावर लेवल जो उस थ्रेशोल्ड से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। तो जितनी डिस्टेंस पे पावर लेवल जो है वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा रहेगा, जितनी डिस्टेंस पे आप इस डायरेक्शन में चले जाओ, इसमें चले जाओ, किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, जब तक आपका पावर लेवल जो है उस थ्रेशोल्ड से ज्यादा रहेगा, वो कवरेज एरिया क्या कहलाएगा? आपका सेल कहलाएगा। क्लियर है बात या रिपीट करूँ अब? यस सर, यस सर, यस क्लियर। थ्रेशोल्ड सारे फोन्स का सेम होता है फिर? हाँ सब फोन का सेम होता है, वो सेम रखा जाता है, ठीक है। आप देखना कभी फोन की प्रॉपर्टीज के अंदर जाओगे, राइट, वहां पर आपको मिलेगा कितने थ्रेशोल्ड पे आपका मोबाइल फोन जो है कितनी पावर डिटेक्ट कर सकता है, मिनिमम कितने पे ऑपरेट हो सकता है, सब कुछ इंफॉर्मेशन होती है। आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे वैसे इसके बारे में। तो ये जो है हर एक सेल का कवरेज एरिया अलग अलग हो, राइट। अब देखो ध्यान से, जो आप बात कर रहे थे हेक्सागोनल सेल ही हमने क्यों यूज किया। हर एक टावर जो है वो सर्कुलर फॉर्म है, क्योंकि बेसिकली हम ये मान के चलते हैं ये एक आइसोट्रोपिक रेडिएटर है, जो आपका टावर है ये आइसोट्रोपिक रेडिएटर है। आइसोट्रोपिक रेडिएटर, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट सर, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो मतलब थ्रेशोल्ड होती होगी सभी डिवाइसेस की, मतलब मोबाइल फोन्स की, वो डिफरेंट होती होगी सर। सिमिलर कैसे हो सकती है? नहीं ये ना गवर्नमेंट डिसाइड करके रखती है। अब ऐसा तो फिर ऐसा होगा कि मान लो मैंने वीवो का खरीद लिया फोन, तो वो काम ही नहीं कर पाएगा ना भाई, फिर होगा क्या, जैसे एयरटेल वाला है, राइट। एयरटेल वाले ने तो अपना एक फिक्स वो करके लगाया होता है ना टावर की, अगले टावर में जाओगे तो रेंज आपको मिल जाएगी, है ना। बात समझ रहे हो? जैसे ये एक टावर यहाँ लगा हुआ है तो दूसरा टावर उसने इसी हिसाब से लगाया होता है कि आप यहाँ से यहाँ ट्रेवल करोगे तो आपको इजीली सिग्नल मिल जाए। ये गवर्नमेंट पहले से डिसाइड करती है कि भाई कितनी पावर लेवल आपको मिनिमम रखनी है सारे हैंडसेट में, ताकि इस सेलुलर सिस्टम में जब आप ऑपरेट कर रहे हो तो प्रॉब्लम ना आए। अब मान लो जियो या आप ले लो कोई नोकिया किसी का फोन लिया, उसकी थ्रेशोल्ड थोड़ी हाई है, तो क्या होगा क्या कि बीच का कुछ एक पोर्शन ऐसा रह जाएगा जहां पर आपको सिग्नल ही नहीं मिलेगा, क्योंकि एयरटेल ने तो एक थ्रेशोल्ड के अकॉर्डिंग डिजाइन कर दिया अपना पूरा का पूरा सिस्टम। वो जो सेलुलर सिस्टम जो एक ऑपरेटर डिजाइन करता है, सब पे सारी के सारे पे जो एक अपने यहाँ पे कौन सी बॉडी है यार, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, क्या नाम है यार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बॉडी है जो सारी चीजों को ऑपरेट करती है इनको, राइट। तो वो पहले से डिसाइड करके रखती है कि भाई मोबाइल की थ्रेशोल्ड कितनी रखनी है, ताकि सारा सेलुलर सिस्टम इजीली ऑपरेट हो पाए। क्लियर हुई भाई? अब ये कौन डाउट ले रहा था ये? सर मेरा डाउट था, बट सर वो आईएसपी के थ्रू होगा ना, मतलब सिग्नल, या फिर वो हर फोन में स्टैंडर्डाइज किया होता है गवर्नमेंट? स्टैंडर्डाइज किया होता है, तभी तो मैं कह रहा हूँ वो स्टैंडर्डाइज करना भी जरूरी है ना यार।
अब सबने टावर अपने लगा रखे ना कि भाई इतनी सिग्नल स्ट्रेंथ पर नया टावर स्टार्ट हो जाएगा। जब आप एक टावर से दूसरे से टावर में मूव करोगे तो आपको बीच में एरिया जो है, फिर बहुत सारा एरिया ऐसा मिलेगा जहां पे आपको पावर स्ट्रेंथ रिसीव ही नहीं हो पाएगी, राइट। तो ओके सर। सारा एरिया कवर करने के लिए वो ग्लोबलाइज मतलब ऐसा किया होता है कि फिक्स की होती है थ्रेशोल्ड सबके लिए। आंसर जो आप शायद वो ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो, वो शायद टर्म तो नहीं है जिसकी फॉर्म टेलीकॉम एनफोर्समेंट रिसोर्स एंड मॉनिटरिंग है? नहीं नहीं यार, एक डिपार्टमेंट नहीं है गवर्नमेंट ओके। का जो इस पे काम करता है, मेरे को याद नहीं आ रहा उसका नाम, ट्राई, ट्राई करके जो है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ट्राई जो है वो सारी चीजें ऑपरेट देखती है, ये सारी चीजों को। क्लियर है बात? तो देखो अब आते हैं वापस इस चीज पे। हमारे पास एक टावर है लगा हुआ भाई, ये टावर हर एक डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। तो अब जब ये टावर जो ट्रांसमिट करेगा, ये सर्कुलर फॉर्म में ट्रांसमिट कर रहा होता है, मतलब हर एक डायरेक्शन में ट्रांसमिट कर रहा है। अब होगा क्या, देखो सर्कल क्यों नहीं रख सकते, अब आप ध्यान से देखना उस चीज को, क्योंकि हर एक शेप को पहले हम लोगों ने क्या किया, ट्राई किया कि यार ये शेप यूज हो जाए, ये शेप यूज हो जाए, ये शेप यूज हो जाए। तो पहले सर्कल शेप हमने स्टार्ट की। तो सर्कल में प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखो ये सर्कल है, अगर मैं सर्कल को ऐसे रखूं कि कंप्लीट एरिया कवर करने का ट्राई करूं, ऐसे करके कंप्लीट एरिया कवर करने का ट्राई करोगे आप सर्कल्स बना के, यहाँ पे ये जो ओवरलैपिंग वाला एरिया है ये ज्यादा होना स्टार्ट हो गया। इस ओवरलैपिंग एरिया का मतलब क्या है, इस वाले टावर का भी सिग्नल आ रहा है यहाँ पे, इस वाले टावर का भी सिग्नल आ रहा है, राइट। तो जब दोनों टावर का सिग्नल आएगा तो मोबाइल फोन डिसाइड ही नहीं कर पाएगा मुझे किस वाले टावर के साथ कनेक्ट होना है। इज दैट क्लियर? हाँ जी को आकिब, देखो यार आगे बेसिकली होता क्या है भाई, जो पावर होती है ना, वो पावर कौन ट्रांसमिट कर रहा होता है, आपका टावर ट्रांसमिट कर रहा होता है। तो पावर कंटिन्यूअसली जो टावर है वो ट्रांसमिट करते रहता है हर एक डायरेक्शन में। डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स के वहां पे चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू कम्युनिकेशन होता है, जो हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे उस पर 2G 3G और 4G के अंदर में। तो वो हमेशा कंटिन्यूअसली पावर को ट्रांसमिट करते रहता है। तो पावर जो ट्रांसमिट करता है वो टावर ट्रांसमिट करता है, ठीक है आखिर। प्रॉपर्टी टावर की नहीं है, बट टावर जो है वो पावर देता है एंटीना को, और एंटीना उसको बस ट्रांसमिट करता है सारी डायरेक्शंस। और कोई डाउट? वापिस आते हैं इस पे। देखो भाई मैं क्या बात कर रहा था कि यार सर्कुलर शेप क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कवरेज एरिया ये ओवरलैपिंग हो रही है, राइट। ऐसे ही हमने डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को ट्राई किया, हर एक की कुछ ना कुछ अपनी प्रॉब्लम है। तो फिर एंड में जाके ट्राइंगुलर शेप, स्क्वायर शेप, सबको हमने ट्राई किया। स्क्वायर शेप को जब आप ट्राई करोगे तो फिर से वही प्रॉब्लम आएगी, जैसे ये स्क्वायर शेप है, मान लो पूरा एरिया कवर करना है तो मुझे एंड टू एंड रखना पड़ेगा, बट ये टावर जो है वो कौन सी फॉर्म में ट्रांसमिट कर रहा होगा, सर्कुलर फॉर्म में ऐसे। तो फिर से ओवरलैपिंग एरिया मिलना स्टार्ट होगा। इसी वजह से सबसे बेस्ट शेप अपने पास निकल के आई, दैट इज अ हेक्सागोनल ज्योमेट्री। हेक्सागोनल ज्योमेट्री के अंदर जो ओवरलैपिंग एरिया है वो बहुत कम है, और उसके साथ साथ जो है बेसिकली आप लोग सारा ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो कवर कर सकते हो। इज दैट क्लियर नाउ? और रिपीट करूं भाई, फिगर आगे बनाया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। हाँ जी ये है। तो हम लोग जो बेसिकली यूज करते हैं वो हेक्सागोनल सेल्स यूज करते हैं, हेक्सागोनल सेल यूज किया जाता है, ठीक है, जिससे कि अपना सारा ज्योग्राफिकल एरिया कवर हो जाता है। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं बचेगा आपका जिसपे आपको या तो ज्यादा पावर मिल रही होगी या फिर कुछ ऐसा पोर्शन बच जाए जहां पे पावर नहीं मिल रही हो। तो हेक्सागोनल एक ऐसी शेप है जिसके अंदर पूरा का पूरा ज्योग्राफिकल एरिया कवर हो जाएगा विद योर यू कैन से मतलब सारा ज्योग्राफिकल एरिया विदाउट ओवरलैपिंग, एंड कोई भी ऐसा पॉइंट आपका नहीं बचेगा। क्लियर? या रिपीट करना भाई, कुछ बताओ। सर एक डाउट है, हाँ जी, अगर टावर कर रहा है सर्कल में सिग्नल्स को ट्रांसमिट, सर्कल तो की ये हाँ जी। जी सर, तो फिर ये ऑन ग्राउंड मतलब हम कैसे हेक्सागोनल शेप इसको दे रहे हैं, तो वो कैसे हम हेक्सागोनल ऐसे समझना यार, हेक्सागोनल है तो ऑलमोस्ट सर्कल की फॉर्म ही, अगर तू देख रहा होगा तो है क्या, ये सर्कल की फॉर्म ही है। बस ये थोड़ा सा पोर्शन है, देखो यहां से हमने सेल कवर कर दिया, तो ये थोड़ा सा पोर्शन है जिसमें वो क्या करेगा, ज्यादा पावर ट्रांसमिट नहीं कर रहा होगा। ये थोड़ा सा पोर्शन है जो ओवरलैपिंग एरिया था, जो सर्कल की फॉर्म में वो ओवरलैपिंग ज्यादा मिल रही थी, वो हेक्सागोनल फॉर्म में ओवरलैपिंग कम मिलनी स्टार्ट हुई। बात समझ में आई?
इसका हम लोग, हाँ जी, इसका मैं बताऊंगा अभी कंसेप्ट क्या होता है आगे चल के, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। देखो सर्कल में क्या है, पीछे जाओ, सर्कल में ना कुछ पोर्शन ऐसा छूट जाता है जहां पे आपका, जैसे अगला सर्कल आप यहाँ पे बनाओगे तो कुछ पोर्शन आपका ऐसा रह जाता है जहां पे आपका मतलब आपका कवरेज एरिया नहीं मिल पाएगा आपको, चाहे वो कैसे भी सर्कल्स को आप एडजस्ट करो, राइट। जो आप बात कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है ओवरलैपिंग क्यों नहीं, मतलब ओवरलैपिंग सर्कल की फॉर्म में वो तो ट्रांसमिट कर रहा है, बट यहाँ पे एक कंसेप्ट यूज करते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी रीयूज का, भी उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। तो अगर ये दोनों की पावर थोड़ी बहुत ही ओवरलैप करेगी भी, अगर पावर ओवरलैप करेगी भी, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज यूज करते हैं डिफरेंट सेल्स के लिए। आगे बात करूंगा उसके बारे में। हाँ जी, अब बताओ क्या कह रहे हो आप। हेक्सागोनल शेप जो है वो ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप होती है, ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली सर्कुलर, ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप होती है, दैट्स वाई ये यूज की जाती है। हाँ जी बताइए अब। कोई पूछ रहा था कुछ, अब बताइए क्या कहना चाह रहे हो। क्लियर हुआ सबको या रिपीट करूं कुछ। क्लियर है सर। क्लियर है सर। ठीक है भाई, अब हमने सेल्स तो बना लिया, हेक्सागोनल सेल्स, ठीक है भाई। अब हेक्सागोनल सेल्स के लिए अंदर एक कंसेप्ट आता है फ्रीक्वेंसी रीयूज का। देखो ध्यान से समझने का भाई, इसको ट्राई करना क्या है। मैंने एक चीज बताई थी, अगर मैं और मेरे आसपास में कोई दूसरा बंदा, अगर हम दोनों सेम फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा भाई, क्या बताया था उसको, इंटरफेरेंस बताया था। इंटरफेरेंस। हाँ जी, हाँ जी, या क्रॉस टॉक आप बोल सकते हो, है ना। तो मेन प्रॉब्लम वही थी कि यार, अगर मेरे पास, पहले तो मैंने सेल्स में डिवाइड कर लिया, अब हर एक सेल के अंदर अपना क्या लगा होता है, एक टावर लगा हुआ होगा, यहाँ पे भी टावर लगा होगा, यहाँ 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 भी टावर लगा होगा। ये बहुत सारे टावर्स लगे हुए हैं ताकि हम लोग सारा ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो कवर कर दे, हर एक जगह टावर्स लगे हैं। अब ये टावर भी मान लो 900 मेगाहर्ट्ज पर ट्रांसमिट कर रहा है, ये भी 900 पे है, 900 900 900 900 900। तो होगा क्या भाई, एक पोर्शन ऐसा आएगा बीच में यहाँ पे, जहां पे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सर्कुलर शेप में तो ट्रांसमिट कर ही रहे हैं, तो एक पोर्शन ऐसा तो बीच में आ ही रहा होगा ना, जहां पर दोनों के सिग्नल क्या होंगे, ओवरलैप हो रहे होंगे। तो अगर मोबाइल स्टेशन उस पोजीशन में पहुंच गया, ये भी 900 पे सेंड कर रहा है, ये भी 900 पे सेंड कर रहा है, तो इधर से भी आवाज आएगी, उधर से भी आवाज आएगी, तो उसको क्या सुनना स्टार्ट हो जाएगा, कोई डिफरेंट ही आवाज सुननी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस क्रिएट होना स्टार्ट होगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या हुई, इस इंटरफेरेंस से बचने के लिए कंपनियां क्या करती हैं, यार इस टावर को एक फ्रीक्वेंसी दे दें, इसको दूसरी दे दें, इसको तीसरी, इसको चौथी, इसको पांचवी, इसको छठी। अब इन फ्रीक्वेंसीज को हम अलोकेट कर देते हैं, हर एक को अलग अलग फ्रीक्वेंसी। इतनी फ्रीक्वेंसी लाएंगे कहां से, हाँ भाई, इतनी फ्रीक्वेंसी कहां से लाएंगे कंपनियां। अब कितने हैं, मान लो मुझे पूरे इंडिया को कवर करना है, तो पूरे इंडिया को कवर करने के लिए मुझे कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए होंगी, बहुत सारी। मतलब अगर आप 5 किलोमीटर का एरिया एक टावर कवर कर रहा है, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ एरिया वाइज, 5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, या 2 किलोमीटर का एरिया एक टावर कवर कर रहा है, तो अगर आपको पूरे इंडिया को कवर करना है तो कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी भाई, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की फ्रीक्वेंसी चाहिए होंगी, राइट। तो यहां पे कंसेप्ट आता है फ्रीक्वेंसी रीयूज, फ्रीक्वेंसी रीयूज का कंसेप्ट, राइट। पहली चीज कंपनियों ने डिसाइड किया क्या, कि अगर इंटरफेरेंस आपको रिमूव करना है तो हर एक सेल को एक डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करनी पड़ेगी जिस पे वो ट्रांसमिट करेगा, राइट। तो हर एक सेल की अपनी क्या होती है, एक डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है, क्यों, ताकि वो नियर बाय जो सेल है, उसके साथ इंटरफेरेंस क्रिएट ना करे। पहली चीज समझ में आई भाई कि नहीं आई।
हाँ भाई, हर एक टावर को हमने क्यों डिफरेंट फ्रीक्वेंसी दी, इसका कंसेप्ट समझ में आया? यस 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 सर। ठीक है। अब प्रॉब्लम फिर से वही खड़ी है कि यार मुझे तो पूरे इंडिया को कवर करना है, तो कितने टावर लगे होंगे भाई? आप इंडिया को भी छोड़ो, एक स्टेट को पकड़ लो, मान लो जे एंड के को ही मुझे कवर करना है, तो कितने टावर लगे होंगे वहां पे पूरे जे एंड के को कवर करने के लिए? अगर, हाँ जी बोलिए, कुछ कह रहे हो? ठीक है। जे एंड के को ही अगर कवर करना है तो बहुत सारे टावर्स मुझे लगाने पड़ेंगे उसको कवर करने के लिए, और हर एक को अगर मुझे फ्रीक्वेंसी देनी है, हर एक को अगर मैं फ्रीक्वेंसी एलोकेट करूंगा, तो कितने करियर फ्रीक्वेंसी चाहिए होंगी? बहुत ज्यादा करियर फ्रीक्वेंसीज चाहिए होती है मेरे को, अगर मुझे हर एक को क्या देना है भाई, हर एक को डिफरेंट कैरियर एलोकेट करना है। तो फिर कंसेप्ट आता है फ्रीक्वेंसी रीयूज का, फ्रीक्वेंसी रीयूज का कंसेप्ट आता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ध्यान से समझना भाई। ये जो सेल्स हैं इनको हम क्लस्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे ऐसे समझो, हमने क्या किया, इन इन सारे सेल्स को इकट्ठा करके ये जो ये मैं बना रहा हूं अभी, ये बेसिकली एक क्लस्टर है। जो फ्रीक्वेंसी इस क्लस्टर में हम लोग यूज करेंगे, उस फ्रीक्वेंसी को अगेन हम दूसरे क्लस्टर्स में यूज करेंगे आगे, जिसे एक नीचे एक और क्लस्टर हमने बना रखा है ये। अब इससे क्या फायदा हो गया यार अपने को? देखो, ये जो ए स्टेशन यहां पर रखा हुआ था, ए टावर जो फ्रीक्वेंसी यूज कर रहा था, सेम फ्रीक्वेंसी एक अनदर सेल फिर से यूज करेगा, सेम फ्रीक्वेंसी को। बट इन दोनों के बीच का जो गैप है वो बहुत बड़ा रखा जाता है, ताकि यहां से जो पावर जा रही है वो यहाँ वाली पावर को इंटरफेरेंस क्रिएट ना करे। इनके बीच में एटलीस्ट 2 या 3 सेल्स आ जाते हैं। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई है भाई जो मैं समझा रहा हूं ये? तो हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को रीयूज करते हैं। क्लियर? तो वो रीयूज कैसे कर रहे हैं, पहले हमने क्या किया, सेल्स में डिवाइड किया पूरे के पूरे नेटवर्क को। अब उन सेल्स में भी हमने क्या बना दिए, क्लस्टर्स बना दिए। ये एक क्लस्टर पकड़ा, ये दूसरा क्लस्टर पकड़ा, ये तीसरा क्लस्टर पकड़ा, और हर एक क्लस्टर के अंदर वो फ्रीक्वेंसी जो हमें अलोकेट है, हम उसको वापस से क्या करेंगे, रीयूज करेंगे। क्योंकि ये कंसेप्ट फ्रीक्वेंसी रीयूज का ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि जैसे अगर हम किसी भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी की बात करें, एयरटेल की बात कर लें, राइट, जियो की बात कर ले, वोडाफोन की बात कर ले, हाँ जी बोलिए, तो सबको जो है एक फ्रीक्वेंसी बैंड, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड जो है वो अलोकेट होता है। ऐसा नहीं होता कि जो हमने डिस्कस किया था 3 से लेके 300 गीगाहर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी बैंड है वो सारा बैंड आपको अलोकेट कर दिया जाए, नहीं। आपको एक जीएसएम बैंड है, जीएसएम बैंड हम डिस्कस करेंगे, वैसे मैं एक लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ, 900 से लेके 900 और 1800 वो जीएसएम बैंड होते हैं। तो वो जो जीएसएम बैंड है उसमें आपको सारी फ्रीक्वेंसी एलोकेट नहीं होगी, आपको बहुत पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एलोकेट होती है कि ये वाली फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो जियो यूज करेगा, ये वाली फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो एयरटेल यूज करेगा, ये वाली फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो वोडाफोन यूज करेगा अपने कम्युनिकेशन के लिए। तो हर एक को जो है एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसी बैंड मिला हुआ होता है, यार यही फ्रीक्वेंसी बैंड आप यूज कर सकते हो। अब उसको, उस फ्रीक्वेंसी बैंड को इफिशिएंटली यूज करना है। उस फ्रीक्वेंसी बैंड को इफिशिएंटली यूज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी रीयूज, राइट। ताकि जितने छोटे छोटे सेल्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, ताकि फ्रीक्वेंसी को हम फर्दर वापस से रीयूज कर सकें और वो आपस में इंटरफेरेंस भी क्रिएट ना कर। अब देख लो इस चीज को, अगर नहीं समझ आई हो तो रिपीट कर देता हूं। चेक करो भाई एक बार, नहीं समझ आया तो मैं रिपीट कर देता हूं। No, sir, all good. तो जैसे ए और ए है ना, नेक्स्ट इनको बोला जाता है को चैनल सेल्स। को चैनल किस लिए बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों सेल्स जो है वो सेम फ्रीक्वेंसी यूज मतलब फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं।
राइट। क्लस्टर क्लियर है, क्या है, सेल्स क्लियर है, फ्रीक्वेंसी रीयूज क्लियर है, या रिपीट करूं भाई? क्लियर है। क्लियर है सर। राइट। सर वो जो जीएसएम वाला डेमो लेक्चर था वो अगेन री अपलोड होगा, क्योंकि उसमें कुछ चीजें सर ऐसे मिस आउट हो रही थी और ऐसे एक्सप्लेनेशन भी उसकी इतनी अच्छी नहीं लगी सर। कोई बात नहीं, मैं वापस पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल में। वो था ही उतना नहीं, वो पूरा नहीं है जीएसएम, वो केवल हाँ बेसिक सर वो था। थोड़ा सा, यस सर। ओके। ठीक है, जीएसएम बहुत डिटेल में डिस्कशन होगा, 2 लेक्चर कम से कम जीएसएम पे लगेंगे, ओके। अब जाके क्लियर होगा वो आपको। ठीक है, वो एक छोटा सा डेमो था जिसमें बेसिक समझाने का ट्राई किया था क्या होता है उसमें, कॉल के बारे में, चैनल के बारे में, बहुत कुछ होता है भाई जीएसएम में। ठीक है, और कोई डाउट? हाँ जी, ये समझ में आया पूरा का पूरा कंसेप्ट जो आज चल रहा है कि नहीं? इसमें कोई डाउट है भाई यहाँ तक? क्लियर है सर। क्लियर है सर। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म आती है हैंड ऑफ। हैंड ऑफ का क्या मतलब है भाई? सर जैसे ये हम वही एरिया, जैसे सर हम एरिया शायद चेंज करते हैं तो उसमें जब मतलब शिफ्ट हो जाता है, मतलब हैंड ओवर हो जाता है दूसरे मतलब सेल को, तो मुझे लगता है उसको ही बोलते हैं शायद हैंड ऑफ। जैसे हम कभी कॉल पे होते हैं, अगर हम गाड़ी में है तो हमारा जो कॉल है एक बेस स्टेशन हैंडल कर रहे हैं, हम गाड़ी में चल रहे, हम दूसरे बेस स्टेशन के एरिया में आ गए, तो विदाउट ड्रॉपिंग द कॉल वो दूसरे बेस स्टेशन को ट्रांसफर होता है और बिल्कुल इंटरप्शन के बगैर। गुड, राइट राशि। देखो, जब हम हैंड ऑफ की बात करते हैं, हैंड ऑफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब हम सेलुलर सिस्टम्स की, मोबाइल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो होगा क्या, जैसे फिगर से समझते हैं, ये एक बेस स्टेशन है, ये एक यहाँ पे दूसरा बेस स्टेशन, राइट। मेरे पास क्या है भाई, 2 बेस स्टेशन है, एक बेस स्टेशन ये है, एक बेस स्टेशन ये है। कोई यूजर है, जैसे आप कार से ट्रेवल कर रहे हो, जब आप इस बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन पे जाओगे, क्या क्या प्रॉब्लम होगी भाई? पहली चीज, पहला बेस स्टेशन है, उसकी जो पावर है वो धीरे धीरे क्या करना स्टार्ट करेगी, डिक्रीज करना स्टार्ट करेगी। अगर मैं पावर का ग्राफ बनाते चलूं विद डिस्टेंस, पहले यहाँ पे तो बहुत अच्छी पावर मिल रही होगी, मैं बाउंड्री पे इस वाली लाइन को बना रहा हूँ भाई, इसी को ऊपर बना लेते हैं, इस वाली लाइन को ऊपर। तो विदाउट हैंड ऑफ क्या होगा, अभी हैंड ऑफ की बात ही नहीं कर रहे, आपका मोबाइल जो आपकी कार से आप ट्रेवल कर रहे हो, उसका जो पावर लेवल है यहाँ पे चलो हाई है, जैसे जैसे आप आगे जाओगे पावर लेवल जो है वो डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर आपका पावर लेवल जो है आपकी थ्रेशोल्ड से डीके कर जाएगा, है ना। मोबाइल फोन के बारे में मैं पहले बता चुका, हर एक मोबाइल फोन की अपनी क्या होती है, थ्रेशोल्ड पावर होगी। आप क्या जा रहे हो, मोबाइल से एक एक बेस स्टेशन से ट्रेवल करना स्टार्ट किया, दूसरे की तरफ जा रहे हो, राइट। जैसे जैसे आप पहले टावर से दूर जाओगे तो आपकी पावर लेवल जो है वो डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। अगर हैंड ऑफ नहीं है तो होगा क्या, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जैसे ही आपका पावर लेवल जो है डीके करेगा, किससे, थ्रेशोल्ड से डीके करेगा, आपका मोबाइल फोन जो है वो टावर के साथ डिस्कनेक्ट हो जाएगा एंड आपकी कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है बात? विदाउट हैंड ऑफ ये प्रॉब्लम आई तो, अगर हैंड ऑफ नहीं होगा तो जब आप एक मोबाइल टावर से दूसरे मोबाइल टावर में ट्रेवल कर रहे होंगे और आप फोन पे बात कर रहे हैं, आपकी कॉल ड्रॉप हो जाएगी। अब इसका सॉल्यूशन क्या है भाई? हाँ जी, इसका सॉल्यूशन क्या है भाई? देखो, जब आप एक टावर से दूसरे टावर में ट्रेवल कर रहे हो, बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं। इस टावर की करियर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, इस टावर की करियर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, FC1 एंड FC2, राइट। दोनों की करियर फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे ये टावर ऑपरेट कर रहे हैं, वो दोनों टावर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी भाई? डिफरेंट होगी, है ना। तो जब मैं यहां से यहां जाऊंगा
तो मुझे क्या करना है, अपनी फ्रीक्वेंसी भी चेंज करनी पड़ेगी, मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी इससे दूसरी फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होना पड़ेगा। तो जब भी आपका हैंड ऑफ हो रहा होता है, हैंड ऑफ का मतलब ये नहीं है जो आप देखोगे कि आपको कंटिन्यूअसली कॉल सेटअप मतलब आपका चल रहा है, उसके पीछे बहुत सारा प्रोसेस जो है बैकबोन में चल रहा होता है। आपको देखो, जो जो मोबाइल मतलब जो आपका टावर है, वो आपको ये इंफॉर्मेशन सेंड करेगा कि नेक्स्ट जो मोबाइल टावर आपके सामने आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, आपको, ताकि आप उस फ्रीक्वेंसी पे स्विच कर सके। और जो आपका पहले वाला मोबाइल स्टेशन है वो दूसरे टावर को ये भी बताएगा, ये जो बंदा भी आपके पास ट्रेवल करके आ रहा है, ये जो बंदा भी ट्रेवल करके आपके पास आ रहा है, इसको जो है, इसकी कॉल जो है इस फ्रीक्वेंसी पे सेटअप करनी है, क्योंकि जो दूसरी तरफ यूजर होगा वो अपनी एक फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट हो रहा होगा, क्योंकि आगे चल के मैं समझाऊंगा कैसे होता है पूरा। तो बहुत सारा बैकबोन प्रोसेस चलता है इसके अंदर, तब जाके आपकी कॉल जो है वो एक एक टावर से दूसरे टावर में ट्रांसमिट होती है, राइट। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, ये सारी चीजें चेक की जाती है ताकि आपकी कॉल ड्रॉप ना हो। तो हैंड ऑफ मतलब क्या है, देखो जैसे ही आप इस पोजीशन पर पहुंचोगे, इस पर्टिकुलर ए पोजीशन पर पहुंचोगे, उस टाइम पे आपकी हैंड ऑफ होना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही आप बी पोजीशन पे पहुंचोगे, हैंड ऑफ का प्रोसेस खत्म हो जाएगा, अब आप इस टावर की रेंज में कंप्लीटली आ चुके। तो ये वो रीजन है जहां पर आपको दोनों के सिग्नल मिल रहे होते हैं, ए का भी सिग्नल मिल रहा होता है और बी का भी सिग्नल मिल रहा होता है। और इस ड्यूरेशन में पहले आप ए के साथ कनेक्टेड होते हो, फिर धीरे धीरे हैंड ऑफ प्रोसेस स्टार्ट होता है, फिर आप बी के साथ कनेक्टेड होते हैं। दो दो तरह के हैंड ऑफ मोस्टली होते हैं। पहला तो एक टावर टू टावर हैंड ऑफ, इसमें क्या होता है कि भाई पहला टावर है, ये दूसरा टावर है, पहले टावर से जब तक आप कनेक्टेड हो कॉल चल रही होती है, फिर कॉल एंड होगी, फिर जैसे ही आप दूसरी उसमें पहुंचोगे तो कॉल वापस से कनेक्ट हो जाएगी, राइट। ये पुराने टाइम पे यूज होती थी, अब इसको यूज नहीं करते हम लोग, राइट। एक हैंड ऑफ ही है, इसको हार्ड हैंड ऑफ भी बोलते हैं। एक क्या होता है कि ये जो मोबाइल स्टेशन है ये हैंड ऑफ को जनरेट करेगा, ये बताएगा कि अभी जैसे मोबाइल स्टेशन यहाँ से मूव कर रहा है, तो पहले इसको इसका सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छी मिल रही थी तो इसके साथ कनेक्टेड था, जैसे ही इसको सिग्नल स्ट्रेंथ दूसरे टावर की अच्छी मिलनी स्टार्ट होगी, तो ये टावर को बताएगा कि मेरे को इस टावर की सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छी मिल रही है, आप जाके मेरी कॉल को उससे कनेक्ट कर दो। तो फिर कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होगी, आपकी कॉल डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगी दूसरे टावर को, जिसको हम 3G में 4G 5G में बेसिकली यूज करते हैं, राइट। तो जब हम बात करते हैं हैंड ऑफ्स की, तो इस तरह से हैंड ऑफ होता है। क्लियर हुआ क्या होता है हैंड ऑफ? कोई डाउट है इसमें तो बताओ। हैंड ऑफ कई टाइप के होते हैं। हैंड ऑफ एक तो ये बताया मैंने, एक टावर से दूसरे टावर में आपका जब मूव करोगे तो हैंड ऑफ हो रहा है। दूसरा हैंड ऑफ ऐसे भी होता है भाई अगर आप ध्यान से देखोगे, आपने तो सारी फेज देखी है, 2G भी देखा होगा। अभी 2G चलाया किसी ने? यस सर। 3G भी चलाया होगा, 4G भी यूज किया है, 5G भी यूज किया है ना। तो हमने तो सारे सारे के सारी फेज अपने देखी है जो हमारी पीछे जा गई है। देखो जब आप डायल अप कनेक्शन से स्टार्ट किया सर। अच्छा, लाइन वाले से तो देखो इसको ध्यान से समझो कि जैसे कई बार ऐसा होगा, आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि जब आप एक पर्टिकुलर एरिया में जाते हैं वहां पर 4G के टावर आ रहे हैं, दूसरे एरिया में मूव करोगे वहां 3G के सिग्नल आ रहे हैं, तीसरे एरिया में मूव कर लो, मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तीसरे एरिया में गए वहां पर आपके 2G के टावर आ रहे हैं, आपने कॉल कनेक्ट कर रखी है। पहले 4G से जैसे 3G वाले एरिया में जाओगे तो पहले आपकी कॉल जो है वो कौन से वाले में, इसको बोलते हैं नाम मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा इसका, क्या बोलते हैं इसको यार, मैं एक टेक्नोलॉजी से दूसरी में जा रहा हूं तब भी हैंड ऑफ हो रहा है, तब बहुत सारा प्रोसेस अलग करना पड़ता है, राइट। ये चैनल वाला तो फिर भी आसान है, वो पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी से हैंड ओवर हो रहा है। या 4G से बात करते हुए जा रहे हैं, 4G से एकदम से आपको 3G में जाना है, जब आप पढ़ेंगे 2G 3G 4G तो उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है, 2G 3G 4G का कॉल सेटअप बिल्कुल अलग होता है। तो बहुत सारा टेक्निकल प्रोसेस हमें पीछे करना पड़ता है ताकि एक टेक्नोलॉजी से दूसरी टेक्नोलॉजी में जब आप ट्रांसफर करो आपकी कॉल ड्रॉप ना हो। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है इस चीज को लेके, कॉल ड्रॉप्स को लेके, अगर आपने सुना होगा गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, हर एक कंपनी से डेटा मांगा जाता है क्वार्टरली कि आप पे कितनी कॉल ड्रॉप्स हुई, क्या क्या चीजें आपकी हुई है, राइट।
हर एक डेटा उसको दिया जाता है, केपीआई रिपोर्ट्स हर एक कंपनी जो है एयरटेल जियो सब लोग सबमिट करते हैं हर क्वार्टरली या मंथली भी, शायद मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता मंथली या क्वार्टरली, पर केपीआई रिपोर्ट्स भेजते हैं, उनके अंदर स्पेसिफाई करते हैं यार कितनी कोल ड्रॉप हुई ड्यूरिंग द कॉल्स, ड्यूरिंग द ट्रांजिशन और ऑल ऑफ दैट स्टफ। गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, तो कंपनियों को बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क और बहुत सारी चीजें इस पे करनी पड़ती हैं। तो जब हम 2G पढ़ेंगे 3G पढ़ेंगे तो ये हैंड ओवर्स के बारे में हम लोग वहां पे भी डिस्कशन करेंगे कि अगर कुछ ऐसा बोलते हैं इंट्रा टेक्नोलॉजी या कुछ ऐसा करके हैंड ओवर बोलते हैं उसको, कि अगर मैं 2G से 3G नेटवर्क के बीच में जा रहा हूँ मेरी हैंड ओवर कैसे होगी, वो सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। हैंड ऑफ का मतलब ये होता है। क्लियर है बात या नहीं? या रिपीट करूं भाई इसको? हाँ जी, हैंड ओवर रिपीट करना है या समझ में आ गया? क्लियर है। क्लियर है सर। क्लियर। क्लियर है। ठीक है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द हैंड ऑफ, क्या क्या फैक्टर हैं जो आपके हैंड ऑफ को इन्फ्लुएंस करेंगे? सबसे पहला फैक्टर जो है वो होती है ट्रांसमिटेड पावर। हाँ भाई, ट्रांसमिटेड पावर आपकी हैंडओवर को इफेक्ट करेगी या नहीं करेगी? कैसे करेगी अगर करेगी तो? पहली चीज यही होती है कि हर एक टावर जो है वो एक डिफरेंट पावर को जो है वो ट्रांसमिट करना होता है। कैसे? ऐसे समझो, एक टावर आपने देखा हो, एक बड़ा सा टावर लगा होता है और एक टावर जो है वो छोटा सा आपकी बिल्डिंग पे लगा देते हो, राइट? एक छोटा टावर, एक बड़ा टावर, बड़ा टावर ज्यादा पावर ट्रांसमिट कर रहा होता है, जो छोटा पावर है वो जो कम कवरेज एरिया कवर कर रहा होता है वो कम पावर ट्रांसमिट कर रहा होता है। तो ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम है कि एक ज्यादा पावर कर रहा है, दूसरा कम पावर ट्रांसमिट कर रहा है, तो जब हैंड ऑफ कर रहे होंगे तब हमें कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आने के चांसेस है। तो ये सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है ट्रांसमिटेड पावर। दूसरी रिसीव्ड पावर। जो रिसीव्ड पावर है मोस्टली वो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन पर डिपेंड करती है। ये टावर है, ये आपका मोबाइल यूजर यहां से जा रहा है, तो टावर अगर लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन कर पा रहा है उस यूजर के साथ तो रिसीव्ड पावर अच्छी मिल रही होगी आपको। अब आप एक डेंस पॉपुलेटेड एरिया में चले जाओ जहां पे जो टावर है आपका लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो वहां पे क्या होता है, आपको रिफ्लेक्ट होकर बहुत सारी जगह से सिग्नल मिल रहा होता है, तो वहां पे पावर जो है आपको कम मिल रही होती है एज कंपेयर टू लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। तो रिसीव्ड पावर ऑल्सो इफेक्ट योर हैंड ओवर। नेक्स्ट थिंग क्या होती है भाई जो हैंड ओवर को डिफाइन करती है? एरिया एंड शेप सर ऑफ सेल। सॉरी सर, ये एक्सप्लेन कर देना सर फिर से, ट्रांसमिटेड और वो वाला। ट्रांसमिटेड और रिसीव वाले की बात कर रहे हो आप? जी सर, एक बार फिर से कर। ठीक है, देखो ट्रांसमिटेड पावर क्या होती है, हर एक सेल की जो है ना अपनी ट्रांसमिटेड पावर अलग होती है। अब तो प्रेजेंट डेज में क्या है, माइक्रो सेल, राइट, बहुत छोटे छोटे सेल्स के कंसेप्ट आ गए हैं। बड़े सेल्स में पावर अब हम ट्रांसमिट नहीं करते, छोटे छोटे सेल्स के कंसेप्ट है अब जो प्रेजेंट डेज में यूज करते हैं। पहले देखा होगा आपने बड़े बड़े टावर लगे होते थे, बड़े बड़े टावर लगे होते थे। अब बहुत माइक्रो सेल्स की तरफ हम लोग चले गए हैं, तो छोटे छोटे सेल्स अब बनाने शुरू करें। अब छोटा सेल है तो वो कम पावर ट्रांसमिट कर रहा होगा, एक बड़ा सेल है मतलब बड़ा टावर लगा हुआ है वो ज्यादा पावर ट्रांसमिट कर रहा होगा। तो जो जब एक मोबाइल स्टेशन इससे इसमें मूव करेगा, अभी तो उसको बहुत अच्छी स्ट्रेंथ मिल रही है, अभी उसको पावर काफी अच्छी मिल रही है, जैसे ही वो दूसरे में जाएगा वहां पावर का लेवल थोड़ा कम हो गया, तो हैंड ओवर के टाइम पे उस मोबाइल स्टेशन को उन पावर्स को भी हैंडल करना पड़ता है कि यार यहाँ पे पावर अच्छी मिल रही है तो दूसरे में जैसे मैं मूव करूंगा तो पावर स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं है, तो मुझे कैसे चीजों को एडजस्ट करना है, क्योंकि मैं कॉल सेटअप अभी कर चुका हूँ यहाँ पे, मैं उस पावर लेवल के अकॉर्डिंग कॉल सेटअप किया होगा जो भी मुझे रिसीव हो रही होगी। अब मैं आगे जाऊंगा दूसरे सेल्स में जाऊंगा तो मुझे कॉल सेटअप उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा जो उसका पावर सेटअप होगा। समझ में आई बात? क्या रिपीट करूं? ट्रांसमिटेड पावर। क्लियर है सर, ट्रांसमिटेड क्लियर। हाँ, ऐसे फिर क्या होता है रिसीव पावर। रिसीव पावर क्या होती है, जैसे ट्रांसमिटेड तो हुई, अब ये जो रिसीवर है, ये जो रिसीवर है कार है, जैसे आप कार में बैठ के जा रहे हो, कार में जब आप जा रहे हो तो जब तक आपको इस टावर से लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन आपका हो रहा है, ये टावर है यहां से लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन है, मतलब डायरेक्टली जो सिग्नल टावर से चला है वो डायरेक्टली आपको रिसीव हो रहा होगा, तो सिग्नल क्वालिटी उतनी अच्छी रिसीव हो रही होगी मेरे को।
अब दूसरी चीज, ये मोबाइल जो है, ये कार जो है बिल्डिंगों के बीच में कहीं घूमने चली गई, मतलब बिल्डिंगों के बीच में चली गई, बड़ी बड़ी अर्बन एरिया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, तो वहां पे टावर जो है वो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। वहां क्या होगा, जो रिसीव सिग्नल होगा, अब रिसीव की बात हो रही है, यहाँ टावर तो अपनी पावर ठीक ट्रांसमिट कर रहा है, पावर टावर की चेंज नहीं हो रही है। अब क्या है, जो रिसीव सिग्नल है उस मोबाइल स्टेशन को, वो बिल्डिंग्स के बीच में रिफ्लेक्ट होकर आ रहा होगा, कई बार उसको स्ट्रेंथ बहुत कम मिलेगी, कई बार बहुत ज्यादा मिलेगी, तो रिसीव्ड पावर स्ट्रेंथ जो है वो क्या कर रही होगी, वो चेंज कर रही होगी। अगर रिसीव्ड पावर स्ट्रेंथ भी चेंज हो रही है तब भी हैंडओवर में प्रॉब्लम आ जाएगी। अब क्लियर हुई भाई दोनों का, या रिपीट करूं? सर क्लियर है सर। एलओएस मतलब यही हो गया ना कि मतलब स्ट्रेट लाइन, मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए ट्रांसमीटर और रिसीवर के हाँ अंदर। बिल्कुल, अगर बीच में ऑब्स्टिकल्स आ गई तो रिसीव पावर क्या हो जाएगी, उस हिसाब से कमजोर हो Reduce, जाएगी, ठीक कम है। हो जाएगी, वो है। और ये मेनली कहाँ पे होता है, बाउंड्रीज पे होता है टू सेल्स की, तो वहां पे चांसेस क्या होता है टू सेल्स की बाउंड्री पे, अगर कभी ऐसा हो गया तो हम सेल्स भी देख के डिसाइड करते हैं कि बिल्डिंगें जो है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, वो सेल्स के अंदर कवर हो जाए। अगर बाउंड्री पे जाके, क्योंकि हैंड ओवर कहाँ करना है हमने, बाउंड्री पे करना होता है, बाउंड्री पे जाके अगर स्ट्रेंथ कम हुई और रिसीव्ड पावर कम हो जाती है, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो वहां पे हैंड ओवर में फिर प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट ऐसा है भाई, ऐसा समझो, ये दो दो टावर्स की बाउंड्री है यहाँ पे, जैसे मैं पीछे दिखा रहा था आपको। नेक्स्ट होता है मोबिलिटी ऑफ यूजर ऑल्सो डिसाइड दैट। हाँ जी, मोबिलिटी क्या मतलब है, ये था हैंड ओवर वाला, यही समझो। यहां से यहां तक का टाइम देखो, जब यहां से हैंड ओवर स्टार्ट किया और इस पोजीशन पे जाके आपका हैंड ओवर कंप्लीट हुआ है ना भाई, कुछ ना कुछ टाइम तो लेगा ना हैंड ओवर के लिए टावर, ऐसा तो है नहीं कि आप हैंड ओवर करना स्टार्ट करो और एकदम से हैंड ओवर हो जाएगा। कुछ सेकंड, कुछ मिली सेकंड का टाइम तो लेंगे ना टावर आपस में कॉल को हैंड ओवर करने के लिए। अब हुआ क्या, आपका जो आपका यूजर है वो बहुत फास्टली मूव कर रहा है, अगर ये मान लो 1 सेकंड लेता है हैंड ओवर करने के लिए और 1 सेकंड में वो जो है मूव कर गया इस पूरी बाउंड्री को, तो फिर भी हैंड ओवर क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा। कि जो मोबिलिटी है आपके यूजर की, मान लो इसने हैंड ओवर स्टार्ट किया, हैंड ओवर होने में जो है वो कितना लेता, 1 मिली सेकेंड लेता, और वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर गया इसके अंदर, तो फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, राइट। तो स्पीड ऑल्सो इफेक्ट योर हैंड ओवर। समझ में आई बात या नहीं आई? क्लियर। है ना, हैंड ओवर स्टार्ट किया तो इतनी स्पीड होनी चाहिए आपकी कि वो उस सेल में आप इतने टाइम के लिए लाई करो जितनी देर के लिए हैंड ओवर हो रहा हो, राइट। मान लो ऐसे में एक सेल है, ये मैं यहां से चला, हैंड ओवर होने में 2 मिली सेकेंड लगते, तो 2 मिली सेकेंड में मैं सेल कवर करके दूसरे सेल में एंटर कर गया, राइट। जैसे बुलेट ट्रेन या बड़ी बड़ी ट्रेन में होता है, ये एक साइड से चले, निकल गए, इतना हैंड ओवर करता रहा आपका दूसरा टावर, इस वाले टावर को, आप दूसरे में निकल गए, अब उसको पता ही नहीं आप कौन से सेल में चले गए, तो हैंड ओवर नहीं पॉसिबल होगा उस केस में। तो स्पीड ऑफ यूजर इज ऑल्सो, राइट। एक और चीज होती है, एरिया एंड द शेप ऑफ सेल, अपार्ट फ्रॉम द पावर लेवल, सेल स्ट्रक्चर इज ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन हैंड ऑफ प्रोसेस। देखो आइडियली तो हम लोग कहते थे कि हमने हेक्सागोनल सेल्स डिवाइड किए हुए हैं, बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कि एग्जैक्टली हम लोग हेक्सागोनल सेल्स डिवाइड करें। तो ये जो उन सेल्स की शेप होती है उस पर भी बहुत सारा हैंड ऑफ डिसाइड करता है। तीसरी चीज, और भी होते हैं, ये तो फैक्टर 4 ही लिखे हुए हैं यहाँ, और समझो। अब एक फैक्टर ये भी होता है कि जैसे आप एक सेल से दूसरे सेल में जा रहे हो, राइट, एक सेल से दूसरे सेल में जा रहे हो, एक जो दूसरा सेल है वो केवल 2200 यूजर्स को ऑपरेट कर सकता है, या 800 यूजर ले लो, 2200 छोड़ो, 800 यूजर्स को कम एट ए टाइम हैंडल कर सकता है वो दूसरा टावर जिसमें आप जा रहे हो। और अभी वहां पे मान लो 800 ही कॉल्स चल रही है कंटिन्यूअसली, है ना। आप जैसे ही उस वाले सेल में एंटर करोगे तो वहां पर कोई चैनल फ्री है ही नहीं जो आपको मिल सके, जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सको। उसकी कैपेसिटी 800 को हैंडल करने की है, जैसे ही मैं उसमें एंटर करूंगा तो हैंडओवर क्या हो जाएगा, मेरे पास डिस्कनेक्ट हो जाएगी, मेरी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी। समझ में आई बात? तो ये एक और प्रॉब्लम है कि यार वो जो सेकंड सेल है जिसमें जा रहा हूं उसकी कैपेसिटी कितनी है, उस पर भी डिपेंड करेगा आपका हैंडओवर। समझ में आई बात भाई? तो ये फैक्टर्स हैं। तो उस सेकंड वाली प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हैंडओवर के लिए कुछ चैनल फ्री करके रखते हैं कि जैसे 800 में से 50 चैनल हमने हैंडओवर के लिए रख दिए कि भाई अगर कोई यूजर आया तो वो 50 चैनल जो है कंटिन्यूअसली फ्री है, बट वो दैट इज अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज कि अगर कोई यूजर नहीं आ रहा है तो 50 चैनल अभी भी खाली पड़े हुए हैं, राइट। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको आगे चल के हम फिर और डिस्कस करेंगे। तो ये है सेलुलर कंसेप्ट के बारे में, अगर इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो भाई।
सर इसमें हाँ। इक्वेशन टाइप चीजें थोड़ी होती है लर्न करने के लिए, ये नहीं। मोस्टली थियोरेटिकल पार्ट ही है ना इसमें। थियोरेटिकल पार्ट है बेसिकली। ठीक है। सर ट्रेन्स में जैसे कॉल कटती है या नेटवर्क नहीं आता तो उसका कॉज कॉज यही होता है, हैंड ऑफ। हाँ, जैसे क्या कह रहे हो, रिपीट करो एक बार। सर जैसे ट्रेन वगैरह में हम जाते हैं तो उसमें होता है ना, बार बार नेटवर्क कनेक्टिविटी कभी कट जाती है कभी आती है, तो उसका ये हैंड ऑफ कॉज होता है। नहीं, उसके दो तीन कोज होते हैं। देखो, पहला एक तो हैंड ऑफ भी है कोज, जैसे कॉल कट रही है, कभी नेटवर्क आ रहा है कभी नहीं आ रहा। दूसरा होता है, ट्रेन जो है ना मेटल की बनी होती है। आप देखना कभी ट्रेन के अंदर जाओगे तो कुछ पोर्शंस में सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छी होगी, कुछ जगह बहुत वीक होती है। तो ट्रेन जो है वो मेटल की बनी होती है, तो मेटल जो है ना ईएम वेव को रिफ्लेक्ट कर देता है, पास नहीं करता अपने अंदर से। अगर आपने ईएमएफटी पढ़ी होगी तो उसमें पढ़ी थी ये ये सर चीज। ईएम वेव्स को ब्लॉक करता है मेटल। हाँ, तो मेटल इस वजह से ट्रेन के अंदर सिग्नल स्ट्रेंथ वैसे भी कम रहती है। दूसरा हैंड ऑफ भी प्रॉब्लम है, जब आप एक टावर से दूसरे टावर में जा रहे हो, है ना, सिग्नल स्ट्रेंथ के सेल्स, मतलब जब सेल की बाउंड्री पे हो गए वहां सिग्नल स्ट्रेंथ कम होगी। बहुत सारे फैक्टर होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, पर सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो ईएम वेव को रिफ्लेक्ट करती है मेटल। सर एक सर डॉपलर्स इफेक्ट भी होता है ना सर, जब मतलब जैसे कोई चीज बड़ी हाई स्पीड पे मूव कर रही हो तो मतलब फ्रीक्वेंसी हाँ, होती है जो डोपलर रेडियो। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होता है, वो भी होता है, वो अलग है। सर टनल्स में नेटवर्क कट जाते हैं, उसका क्या कॉज है, जैमर्स और टनल ये। टनल्स में भी देखो क्या होता है। टनल के बाहर जो है ना वो क्या बना हुआ है, वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ऊपर की तरफ, टनल के ऊपर, है ना। जैसे सिंपल कोई पहाड़ है ऊपर की तरफ, तो उस पहाड़ को पेनिट्रेट नहीं कर पाती है वेव उतने अंदर तक। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती है वहां पे। ईएम वेव के साथ ऐसा नहीं होता कि ईएम वेव हर जगह पहुंच जाएंगी। डिस्टेंस के साथ साथ ईएम वेव की स्ट्रेंथ जो है वो कम होती रहती है, राइट। तो वो स्ट्रेंथ सर जो है वो डिपेंड करती है मीडियम्स के ऊपर। हाँ जी राशिद जी। सर कभी कोई गैदरिंग होती है ना जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं एक जगह पे, तो हाँ, वहाँ पे वहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी या फोन नहीं लगते वहाँ पे, तो वो क्या यही होता है कि जो टावर बेस स्टेशन है हमारा उसकी कैपेसिटी से एक्सीड करते हैं वहाँ पे? या राइट, दैट्स द मेन थिंग। अब आपका बेस स्टेशन है, वो केवल हैंडल कर सकता है 800 यूजर्स को। अब वहां 1000 यूजर्स पहुंच जाएंगे एट ए टाइम, तो फिर प्रॉब्लम होगी उसके साथ। वो ओवर ओवर वो हो जाएगा, क्या कह सकते हो उसको, ओवर हो जाएगा उसके पास चीजें। तो हर एक की अपनी कैपेसिटी होती है कितने यूजर्स को हैंडल कर सकते हैं। और कोई डाउट? नो सर। ठीक है, यहीं तक रखते हैं आज, कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ये बेसिक है भाई, जो हमने पहले एक टॉपिक आपका खत्म हो गया। सर टाइमिंग यही रही रेगुलर या फिर कोई चेंजेस है इसमें? एक क्लास तो ये फिक्स रहेगी आपकी, ठीक है, ठीक डेली। है। और वो हाँ ईडीसी सर, में। ये क्लास फिक्स रखना क्योंकि इस टाइम पे ब्रेक वेक होती है, तो ये कम से कम लाइव करेंगे। ये बिल्कुल यार, मेरे को ये है ना, देखो इवनिंग में जितनी इस पे डिजिटल बोर्ड पे आपकी क्लासेस हो जाएंगी ना, वो ज्यादा बेटर है, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा डिजिटल बोर्ड पे चीजें। पेन टैप पे थोड़ा सा मतलब इंटरेक्शन उस लेवल का नहीं होता, बट ट्राई तो मैं उतनी करूंगा। इवनिंग में थोड़ा यही रहता है, तो मैं यही ट्राई करूंगा। ये क्लास तो आपकी फिक्स रहेगी, 1 से लेकर 2:30 तक ये फिक्स है आपकी टाइम, ये रहनी है। बाकी देखते हैं, अगर और क्लास हमें कोई स्टार्ट करनी पड़ी तो फिर देखते हैं उसके ऊपर। और कोई डाउट है तो बताओ। और कुछ पूछना है भाई? नहीं सर, थैंक यू। ओके जी।